अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में, अलग अलग परंपराओं में, अलग अलग जगह में उसके अलग अलग स्वरूप ही बनेंगे। हाँ, लेकिन कोई उसका एक सैद्धांतिक आधार एक जैसा होगा, वो बात ठीक है। तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सारी बातें आ ही गई हैं। जो मेरा ध्यान कभी जाता है चर्चाओं में, थोड़ा सा उसको मैं रख देता हूँ। तो देखिए, एक तो स्वधन को लेके जो तीन बातें कही गई कि एक तो क्या, प्रतिफल, प्रतिफल, दूसरा कह रहे हैं पारितोष या उपहार, एक ही बात है, पारितोष, और तीसरा पुरस्कार। जब प्रतिफल कह रहे हैं तो फिर उसके तीन प्रकार हैं। एक कह रहे हैं कि उत्पादन, दूसरा कह रहे हैं सेवा, तीसरा कह रहे हैं ये व्यवस्था के अर्थ में जो समय का नियोजन है। व्यवस्था के अर्थ में जो समय का नियोजन है, ये भी अव्यवस्था क्या हो सकती है ना। जैसे बिजली की व्यवस्था चल रही है, अब इसके लिए भी बहुत सारे लोग लगे हैं। तो इसका मतलब है कि जैसे ट्रेडिंग की ही बात हो रही थी, तो वो उगा कुछ नहीं रहा है, लेकिन वस्तुएं कहीं से लेके और दूसरों को उपलब्ध करा रहा है, तो वो वस्तु विनिमय की जो व्यवस्था है उसमें भागीदार है। ऐसी तमाम व्यवस्थाएं हो सकती हैं जहां पर्सनली वो किसी उत्पादन में नहीं लगा है, लेकिन किसी व्यवस्था को बनाए रखने के क्रम में उसकी कोई भागीदारी है, जहां उसका 8 घंटा रोज लग जा रहा है। तो यदि किसी व्यवस्था को बनाए रखने के अर्थ में हमारे समय का नियोजन हो रहा है, हमने वहां कोई श्रम पूर्वक कोई वस्तु का उत्पादन नहीं किया, लेकिन समय का नियोजन होता है, तो वो भी उत्पादन, वो भी स्वधन के अर्थ में है। सेवा का क्या मतलब है? शरीर और जितने भी भौतिक रासायनिक यंत्र हैं, शरीर और जितना भी भौतिक रासायनिक यंत्र है उसको बनाए रखने के अर्थ में, है ना। जैसे हमने आईटी सॉफ्टवेयर बनाया, तो किसी के कोई उत्पादन या किसी के कोई काम को हमने ईज दिया, तो वो भी हमारा किसी काम में एक भागीदारी हो गया। तो सेवा, उस अर्थ में सेवा का सारा काम शामिल हो सकता है। तो व्यवस्था के अर्थ में समय का नियोजन हो सकता है। उत्पादन की बात करेंगे तो ये फिर तीन प्रकार से हो सकता है। ये खेत में हो सकता है, ये गौशाला में हो सकता है, ये कार्यशाला में हो सकता है। फैक्ट्री, तमाम तरह की चीजें इसमें आ गई। पारितोष जब कह रहे हैं तो बेसिकली संबंध की अभिव्यक्ति, संबंध की अभिव्यक्ति के अर्थ में उभय तृप्ति पूर्वक आदान प्रदान, उभय तृप्ति पूर्वक वस्तु का जो आदान प्रदान हम कर रहे हैं, भौतिक वस्तु का आदान प्रदान, वो भी स्वधन है। ये संबंध की अभिव्यक्ति के अर्थ में। जब हम पुरस्कार की बात कर रहे हैं तो पुरस्कार बेसिकली समाज गति के अर्थ में, समाज गति के अर्थ में उभय तृप्ति पूर्वक किया गया आदान प्रदान, है ना। और जब हम खेत, गौशाला और कार्यशाला कह रहे हैं तो यहाँ पे मानव न्याय पूर्वक प्रस्तुत होता है, मानव न्याय पूर्वक प्रस्तुत होता है और प्रकृति के साथ में संतुलन प्रमाणित होता है।
तो एक तरफ प्रकृति के साथ में संतुलन प्रमाणित होता है, मानव के साथ में न्याय प्रमाणित होता है, उभय तृप्ति लगातार बना ही रहता है। हाँ, सेवा का मतलब सर्विस। सर्विस का मतलब है आप मेरे बड़े भाई हो, आप मेरे छोटे भाई हो, मैंने आपके शरीर की मालिश कर दिया, तो ये मैं संबंध पूर्वक भी कर सकता हूँ। जब मैं ये सेवा संबंध पूर्वक करता हूँ तो इसमें कोई प्रतिफल नहीं, और इस काम को मैं व्यवसाय के रूप में भी कर सकता हूँ। व्यवसाय के रूप में करता हूँ तो प्रतिफल है। हाँ, यंत्र यूज करके करूँ कि कैसे भी करूँ, मैं यंत्र यूज करके भी संबंध पूर्वक कर ही सकता हूँ, यंत्र यूज करके भी व्यवसाय के रूप में कर ही सकता हूँ। हाँ, डॉक्टर के जैसे बात कर रहे हैं तो बेसिकली डॉक्टर दूसरे के स्वास्थ्य के अर्थ में कोई योगदान दे रहा है। तो बेसिकली जो एक बड़ी, पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं अभी हमारे कितने दृष्टिकोण हो सकते हैं। ऐसे एक दृष्टिकोण हमारा इधर ही, इसको साफ कर दूं, ये बचा कर दूं, कर दूं। देखिए, दर्शन की खूबसूरती क्या है, ये किसी चीज को गलत और सही नहीं कह रहा है, ये सही का आधार हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उस आधार को समझकर मुझको तय करना है कि मुझको क्या करना है, दूसरा आपको नहीं कहेगा कि आपको ये करना है ना? जैसे कल जब बात चल रही थी वो कला मूल्य वाले पे, तो कलाओं का, कौन सी कलाओं के बारे में चर्चा कर रहे थे, उनका कलाओं का क्या होगा, है ना? तो कोई कला गलत नहीं है। तो बेसिकली इतना ही है कि पर्पस जिंदगी का क्या है, तो पर्पस न्याय धर्म सत्य के अर्थ में जीना है। तो सारी कलाओं को न्याय धर्म सत्य के अर्थ में सजना है। फिर वो नृत्य है कि कहानी है कि कविता है कि चुटकुला है कि डांस है कि गाना है कि पोएम है, नाटक है, फिल्म है, तो कोई भी कला को गलत नहीं, पेंटिंग है, तो कोई भी कला को गलत नहीं कह रहे हैं। तो सारी कलाओं का, सारी सारी आदमी की जिंदगी का एक ही मतलब है कि वो बेहतरी की ओर जाए, सुख की ओर जाए। सुख की ओर जाए मतलब न्याय धर्म सत्य की ओर जाए। तो सारी कलाएं न्याय धर्म सत्य के अर्थ में कैसे सजेंगी, इस पे पुनर्विचार की जरूरत है। अभी कलाएं, हमको ये भी आपस में अपने में निष्कर्ष पे आने की जरूरत है कि सारी कलाओं का प्रयोग हम प्रिय हित लाभ के अर्थ में कर रहे हैं। ये आदमी की मानसिकता में भोग है, उस भोग को दिखा के हमको उसकी जेब से पैसा लेना है, और इसके लिए तमाम कलाओं को हमने यूज किया है ना। इससे लेने वाला और देने वाला दोनों का गति क्या हुआ? तो फाइनली लेने वाले देने वाले दोनों की गति ही अधोगति की ओर गया। तो फाइनली फायदा किसी को नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि हमारा ध्येय क्या है। दूसरी एक और बात थी कि अच्छा लगने की भी सीमा है। जैसे कला में ये भी कह रहे हैं कि अच्छा लगना एक भाग है जिसमें कोई गलती नहीं है। तो अच्छा लगने का सीमा क्या है? तो पुरानी महलों में आपने देखा होगा, शेर की खाल में भूसा भर के लटका दिया, है ना, उसको अच्छा लग गया। अब किसी को आप ही पसंद आ गए, मेरे को आपको देखते रहना अच्छा लगता है। तो ये अच्छा लगने की सीमा क्या होगी? तो किसी ने, है ना, किसी ने ब्लू पहना है, ब्लैक पहना है, भाई आदमी क्या करेगा बेचारा? पैंट की मोरी थोड़ी सी चौंक, थोड़ी सी ज्यादा, आदमी बेचारा इतनी कर सकता है ना? ज्यादा होगा बरमूडा पहन लेगा, और क्या करेगा, है ना? तो फाइनली ये अच्छा लगने की सीमा कहाँ तक जाएगी? तो अच्छा लगने की सीमा, फिर हमने कलर पहने, डिजाइन पहने, तमाम तरह का, है ना, तमाम तरह का डायमंड, ज्वेलरी, ये सब अलंकार की वस्तुएं, ये सब अच्छा लगने की सीमा की बात कर रहे हैं। तो अच्छा लगने में प्रकृति को भी देखोगे तो बहुत सजी हुई है। तो मानव ने भी कोई तरह का कपड़ा पहना, उसका कोई कलर, कोई डिजाइन हो ही सकता है, लेकिन ये अच्छे लगने की सीमा क्या होगी? कहाँ हम ये कहेंगे कि ये अच्छा लगने की सीमा से बाहर निकल गया?
तो फिर से मामला उतना ही है कि वो न्याय धर्म सत्य की सीमा होगी। तो न्याय धर्म सत्य पूर्वक जीने से कम में मानव का सुख पूर्वक जीना संभव नहीं है। तो न्याय धर्म सत्य की सीमा में फिर हमारा भोजन भी, कपड़े भी, जैसे कहा गया कि श्रम हरणार्थ की गई प्रक्रिया विहार है। हमने कोई काम किया, हमको लगता है आपको थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, तो उस चेंज में भी क्या किया जाए। तो सारा चेंज का मतलब फिर उसमें चाहे म्यूजिक सुने, चाहे कुछ और करें, लेकिन फाइनली हर चीज का डिमार्केशन कहाँ से तय हो रहा है। फाइनली एक ही चीज से तय हो रहा है कि मानव है तो मानव चेतना के साथ जिएगा, है ना। वो कुछ भी अपना श्रम हरणार्थ करने के लिए, मूड चेंज करने के लिए यदि कुछ भी ऐसा देखता है जिसको देखने से उसका गति प्रिय हित लाभ की ओर जाता है या उसकी चेतना जीव चेतना की ओर जाती है, आप देख लीजिए आपके भीतर जब जीव चेतना के ख्याल आ जाते हैं तो आपके चित्त की स्थिति कैसी होती है। और जब आपका चित्त किसी न्याय धर्म सत्य को समझने के लिए लगा होता है ना, तो उस समय हमारे चित्त की स्थिति कैसी होती है। क्योंकि अब ये समझ में आ गया कि प्राकृतिक रूप में मन वृत्ति को समर्पित रहे, वृत्ति चित्त को समर्पित रहे, शरीर जीवन के इस्तेमाल के लिए है ना। मन वृत्ति को मन का इस्तेमाल कहें या उसका सदुपयोग कहें, वृत्ति करता है, उसका चित्त करता है, उसका बुद्धि करता है, फाइनली आत्मा करता है। तो प्राकृतिक स्वरूप यही है। प्राकृतिक स्वरूप यही है कि प्राणावस्था, पदार्थ अवस्था है तो उसके ऊपर प्राणावस्था है, उससे अधिक विकसित है। पदार्थ अवस्था से प्राणावस्था विकसित है, उससे जीवावस्था विकसित है, उससे मन वृत्ति चित्त बुद्धि आत्मा सारा विकसित होने का स्वरूप ऐसा है। तो यदि इस स्वरूप में अलाइंड रहेगा और उस अर्थ में उपयोगी और पूरक होगा, है ना। उपयोगी और पूरक को हमने कैसे पहचाना था? मानव प्रकृति के लिए पूरक है और प्रकृति मानव के लिए उपयोगी है। उसी तरह से वृत्ति मन के लिए पूरक है और मन वृत्ति के लिए उपयोगी है। तो ऐसा सारा कनेक्शन यदि बैठा हुआ है तो वो नेचुरल कनेक्शन, तो ये कनेक्शन बैठा रहे ये हमारी जरूरत है। यदि मैं कुछ भी जीव चेतना की तरफ सोचता हूँ, बोलता हूँ, करता हूँ, कुछ भी ऐसे वातावरण करता हूँ, तो ये तो रिवर्स होना शुरू होता है। तो फाइनली इसको मेरे को अपनाना ही पड़ेगा। तो क्यों उल्टा काम किया जाए। तो इसका मतलब है चाहे हम आपस में चुटकुला करें, चाहे हम आपस में कुछ भी करें, मस्ती के नाम पे भी कुछ भी करें, हमको डिजाइन ये करना होगा कि वो हेल्दी मस्ती कैसे हो सकती। मस्ती के नाम पे भी फाइनली आपको उसका पे आपको ही करना है। जितना आपका चित्त नीचे चला गया फिर उठा के ही आपको लाना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ चित्त जाके गिर गया वहां तो सुख नहीं दे रहा है, उसमें भारीपन है, उसमें तमाम तरह का प्रॉब्लम है। हाँ जी, तो कहाँ थे हम? तो क्या निकल के आया इस चर्चा से? एक तो ये निकल के आ गया कि हमारा जितने भी आर्ट्स हैं, जितना भी अच्छा लगने वाला भाग है, उसकी सीमा क्या होगी। तो उसकी सीमा न्याय धर्म सत्य के अंतर्गत होगी। एक पिक्चर ये क्लियर हो गई। दूसरा अब ये भी हमारे ध्यान में आता है कि बेसिकली उपलब्धि हम क्या चाहते हैं। सारा जो मामला है वो उपलब्धि के लिए है, लक्ष्य के लिए है। तो लक्ष्य यदि मानव चेतना है तो मैं एक प्रकार से काम करूंगा। लक्ष्य यदि जीव चेतना है, एक दूसरा हो सकता है कि लक्ष्य यदि धन है, पद है, भोग है। धन और पद गलत चीजें नहीं है, बशर्ते कि वो चेतना की रोशनी में हो। जब वो चेतना की रोशनी में नहीं है तो फाइनली उसका डेस्टिनेशन भोग ही है ना। तो लक्ष्य किस अर्थ में है? अब देखिए, यदि लक्ष्य मेरा मानव चेतना है तो मेरी उपलब्धि, मेरा लक्ष्य, मैं क्या पाना चाहूंगा जिंदगी में, अपने तन मन धन को, ये तन मन धन के नियोजन को तय करता है। यदि लक्ष्य मानव चेतना है तो तन मन धन का नियोजन कहां करूंगा? जागृति के लिए। यदि जागृति के लिए तन मन धन का नियोजन करूंगा तो शरीर को बनाए रखना, अपने परिवार के शरीर को बनाए रखना, तो मैं उतना ही इनपुट यहां डालना चाहूंगा जितना आवश्यक है ना। सारी जिंदगी मैं शरीर को ही संभालता रहा ऐसा तो मैं नहीं चाहूंगा। मैं शरीर का सदुपयोग जागृति के लिए करना चाहूंगा, तो जिंदगी भर मेरी उपलब्धियों का फैलाव किस रूप में होगा? फिर जिंदगी भर मेरी उपलब्धियों का फैलाव किस रूप में दिखाई देगा? देखो, धर्म के मामले में पुरानी एक शिकायत है कि मानव इन धार्मिक बातों को सुन के अकर्मण्य होता है।
दर्शन ऐसा नहीं कह रहा है। दर्शन ये कह रहा है कि यार तुमने, मान लो तुम कहते हो कि तुमने धन पद में ध्यान, तुम्हारी रुचि नहीं थी धन पद की तरफ, तो तुम जिंदगी में किया क्या? जिसने धन भी नहीं कमाया, जिसने धन कमाया उससे तो ज्यादा मेहनत किया, कुछ तो किया। जिसने पद भी नहीं कमाया और एक ने पद कमाया, उसने कुछ तो मेहनत किया। तो या तो तुम इससे अधिक उपलब्धि की बात बताओ, इसका मतलब है तुम्हारी धन और पद की भी उपलब्धि नहीं थी, है ना, के लिए भी योग्यता नहीं थी, इसलिए मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। इसका भी मीनिंग बहुत लोग समझते नहीं। बताओ मजबूरी का नाम महात्मा गांधी का क्या मतलब होता है? बताओ। आपसे नहीं पूछ रहे, बाजू में पूछ रहे। बताओ मजबूरी का नाम महात्मा गांधी का मतलब क्या होता है? हाँ, ये देखो, देख रहे हो? अरे बोलचाल की भाषा में नहीं यूज करते हैं कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। तो मतलब तुम लोग शायद यूज नहीं करते होगे, ऐसा भी हो सकता है, हमारे जमाने में करते थे। है? होता है? नहीं, आजकल था, आज आजकल यंग जनरेशन में नहीं होता होगा, क्योंकि अब गांधी जी प्रासंगिक नहीं रह गए हैं शायद। हाँ हो सकता है, मतलब मैं उसको मानने को तैयार हूँ। है? टोंटिंग में बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? है? हाँ, तो मेरे पास कपड़े पहनने को ही नहीं है, तो मैं गांधी जी हो गया, है ना? तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी का मतलब है कि मेरे पास वो ऑप्शंस ही नहीं है, मेरे पास वो उपलब्धियां ही नहीं है, और मैं अपनी महानता को बताया जा रहा हूँ कि देखो मैं तो इतना महान हूँ। तो योग्यता मेरी चार पैसे की भी कमाने की नहीं थी, मैं गरीबी को ढो रहा हूँ, उस गरीबी को मैंने महात्मा गांधी का लिबास उड़ा दिया, है ना, कि अपनी महानता, अपनी गरीबी को छुपाने के लिए महात्मा गांधी जी का लेबल लगा लिया। तो गरीबी का नाम, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी का मतलब ये है कि अपनी कमजोरियों को ढकने के लिए हमने किसी महानता का आवरण, है ना, मैं पैसा जिंदगी में कमा नहीं पाया, मैं कोई पद कमा नहीं पाया, है ना, और फिर मैं कहता हूँ कि ये सब चीज़ें फजूल हैं, इस सब चीज़ से कुछ नहीं निकलता है, जिन्होंने पाया उससे भी क्या निकल गया। तो अमीरों को गाली देने के पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा पद है, उनको गाली देना भी एक तरह की भड़ास है, क्योंकि जो उसको नहीं पा सके हैं उनको गाली देके काफ़ी उनको तृप्ति मिलता है। अंगूर खट्टे वाले, हाँ अंगूर खट्टे वाले, ये एक ही टाइप का माम है। तो ऐसा भी एक बड़ा वर्ग पाया जाता है जो इस तरह की भाषा में बात करता है, उसको खुद को भी पता नहीं होता है कि मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन उसकी अपनी साइकोलॉजी, उसका अपना मनोविज्ञान उस तरह से काम कर रहा है कि जिस चीज को वो नहीं पा सका है वो ये सिद्ध करने की कोशिश करता है कि वो निरर्थक था, इसलिए मैंने उधर ध्यान नहीं दिया। ऐसा भी होता है ना? तो खैर, तो यहाँ ये बोल रहे हैं कि फिर यदि मैं मानव चेतना के लिए काम किया तो उपलब्धि क्या हुआ? यदि एक व्यक्ति के ने अपनी ताकत को धन और पद की तरफ लगाया तो उसने धन और पद पाया, धन और पद का प्रमाण दिखाई देता है कि हाँ उसके पास कोई चीज है। मैंने उधर नहीं लगाया, तो मैंने मान लो फिर किसी मानव चेतना के अर्थ में लगाया, तो उसकी उपलब्धियां क्या होंगी? उपलब्धियां मेजरेबल होंगी कि नहीं मेजरेबल होंगी? उनको नापा जा सकेगा कि नहीं नापा जा सकेगा? हाँ, अब नापा जा सकता है। इसके पहले इधर वाली उपलब्धियां संवेदनशीलता, सेवा पक्ष में जाती थी। भाई आप धन पद नहीं करोगे तो क्या करोगे? या तो आप कोई साधना करोगे, साधना का कोई फल आपकी जिंदगी में आएगा, उसका व्यवहारिक फल यही है कि फॉलोअर कितने हो गए, आप गुरुजी कितने बड़े हो, संख्या कितनी है, या फिर आपने कोई सेवा किया जिसको समाज रिकग्नाइज करता है कि आपने सेवा के क्षेत्र में कुछ बड़ा काम किया, तो उस तरह से आपकी महानता को पहचाना जाता है। नहीं तो उसके अलावा कोई पहचानने का कोई ठोस आधार नहीं है। अभी उपलब्धि को कैसे पहचानेंगे? यदि मैंने मानव चेतना के अर्थ में काम किया तो ना, तो जागृति के अर्थ में पहचानेंगे, तो मानव में, अपने में, मानव में समाधान के रूप में पहचानेंगे। समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। तो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के अर्थ में मेरी जिंदगी में रिजल्ट आएंगे, मुझको भी पता चलेगा, मेरे परिवार को भी पता चलेगा, मेरे समाज को भी पता चलेगा, है ना, कि मैंने किसी दिशा में कोई काम किया है। जिस प्रकार भौतिक उपलब्धियां भौतिक रूप में दिखाई देती हैं, उस तरह से मानव चेतना की उपलब्धियां भी भौतिक रूप में दिखाई देंगी, है ना। गूंगे का गुड़ नहीं होगा, किसी को पता नहीं चला, ऐसा नहीं हो सकता। भाई शिक्षा परंपरा में ठीक होता हुआ दिखाई देगा, है ना, समाज में कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई देगा, कुछ तो दिखाई, कुछ तो विजिबल होगा। तो मेरी वो सारी मेरा तन मन धन जो अभी संग्रह के लिए लगा हुआ है, जो अभी संग्रह के लिए लगा, ये संग्रह भी मैं सुखी होने के लिए ही करता हूँ,
है ना। ये सारा काम भी मैं सुखी होने के लिए, सम्मान पाने के लिए, पहचान पाने के लिए करता हूँ, और ये भी मैं पहचान पाने के लिए ही करता हूँ, पुतेष्णा वितेष्णा लोकेशना के अर्थ में करता हूँ। लेकिन जब मैं मानव लक्ष्य के अर्थ में करता हूँ तो उसकी दिशा और गति बिल्कुल बदल जाती। तो मैं खुद ही नहीं चाहूँगा, है ना। जैसे मैं प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देता हूँ, रायपुर अछोटी में हम लोग एक गौशाला चलाते हैं। हमसे पहले देसी गाय का दूध कोई समाज में ऐसे बहुत बिकता नहीं था, मतलब बहुत उसका कोई स्थापित वो नहीं था। संयोग रहा कि दर्शन की रोशनी में प्रभावित हुए तो हाँ, देशी गाय को पहचाना, उसमें से कौन सी गाय लिया जाए और वगैरह वगैरह। क्योंकि हम लोग पढ़े लिखे थे, समाज के जो सक्षम लोग थे उनके साथ हमारा एक संबंध था, तो हमने जब गौशाला शुरू की और दूध देना शुरू किया तो धीरे धीरे हमने उसका मूल्यांकन किया और हमने पाया कि इतने सस्ते में नहीं चलेगा। तो एक लंबे समय तक, और आज भी रायपुर के दूध के रेट हमसे तय होते हैं, जबकि हमारा मात्र प्रोडक्शन 300 kg। पूरे रायपुर के दूध की खपत कितनी होगी? 20 लाख की पॉपुलेशन का शहर होगा शायद। लेकिन उसमें, और पहले भैंस का दूध ज़्यादा महंगा बिकता था, गाय का सस्ता बिकता था। अभी ये हो गया कि गाय का दूध ऊपर आ गया, क्योंकि कुछ पढ़े लिखे लोग उसको करते थे, क्योंकि कुछ लोगों को उन पढ़े लिखे लोगों पे विश्वास था कि ये जो कुछ करेंगे ठीक करेंगे। हमारा विश्वास की स्थिति ऐसी थी और ऐसी है आज भी कि हम चाहें तो वो 10,000 लीटर पे ले जाएं, है ना, क्योंकि हम मार्केट कर सकते हैं। लेकिन हमने क्यों नहीं किया? क्योंकि दूध बेचना कोई हमारा काम थोड़ी था। दूध का काम करना, गाय गौशाला का काम करना हमारी अपने परिवार को चलाने के लिए हमारी जरूरत थी। जितनी हमारी जरूरत थी वो हमने पहचान लिया। उसके बाद जितने लोग हमारे पास आते हैं सीखने के लिए, हम खुश होकर बताते हैं। और ऐसे भी कई सारे लोग हैं जो मिलने आए और गौशाला के बारे में कुछ पूछने आए। और नॉर्मली लोगों की ये मान्यता है कि कोई अपनी बात खुल के बताता नहीं है। हमने उनको खिलाया पिलाया बढ़िया से और खूब जम के, जितना पूछा उससे ज़्यादा बताया। वो आश्चर्यचकित इस बात पे था कि ये अलग टाइप के लोग कैसे हैं, लोग तो कुछ बताते नहीं हैं, ये तो बिना पूछे सब बता रहे हैं। और इस तरह से उनकी दोस्ती हुई और इस तरह से उन लोगों ने शिविर किया। ये जो अपना बेमेतरा वाला अपना गणेश भाई और ये लोग हैं, इनसे दोस्ती इस तरह से हुई थी। क्यों हम सबको बता रहे? क्योंकि हमको ये रिस्क नहीं है कि हमको बताने से हमारे व्यापार का वो बीज मंत्र कोई दूसरा ले जाएगा, फिर वो हमारा कॉम्पिटिटर हो जाएगा। क्योंकि हमारी जितनी ज़रूरत है उतना तो हमारा बिकता ही रहेगा और उसमें हमको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि यदि लक्ष्य की क्लैरिटी है तो किस चीज़ को कितना बढ़ाना है, जिंदगी को कितना बढ़ाना है और व्यवसाय को कितना बढ़ाना है। व्यवसाय के लिए जिंदगी है कि जिंदगी के लिए व्यवसाय है। हमारे उस व्यवसाय में बहुत सारी कमियां होने के बावजूद भी हमने उधर ध्यान कम दिया, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी समाधान थी, हमारी प्रायोरिटी अखंड समाज थी। तो उस तरह से लगभग हमारा सारा तन मन धन इस दिशा में लगा रहा। चाहे हम ही अपने परिवारों में आर्थिक स्थितियों में जूझते रहे, लेकिन उसके बाद भी हमने अपनी प्रायोरिटी नहीं बदली, क्योंकि प्रायोरिटी तो इधर थी। उसका प्रभाव ये हुआ कि आज पूरे छत्तीसगढ़ में कहें, रायपुर में कहें, देसी गाय की देश भर में भी लोगों ने काफ़ी काम किया पिछले 20 सालों में गाय पे। लेकिन हमारे माध्यम से भी जो बड़ा काम हुआ और उसमें लोगों को जो गौशालाएं चलती हुई और उस पर परिवार जीते और पढ़े लिखे लोग करते हुए दिखाई दिए, उससे बड़ी संख्या में देसी गौशालाएं खुली और काफ़ी गौशालाएं आज भी चल रही हैं। लेकिन ये कैसे संभव हो पाया? जब हमारा लक्ष्य क्लियर था, हमको पता था कि हमको 10,000 लीटर उत्पादन नहीं करना है, तो हमको अपनी गाय की संख्या उतनी ही रखनी है जितना हमारा परिवार चलाने के लिए हमारी ज़रूरत है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि लक्ष्य की क्लैरिटी है तो हम केवल बिजनेस को बढ़ाते जाएंगे, चूंकि उसमें बढ़ाने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। फिर हम उसको किसी पॉइंट पे जाके लिमिट कर देंगे, उसमें क्वालिटी पैदा करने का काम करेंगे। आज जैसे हमारे बच्चों ने आके उस काम को संभाल लिया, तो उसमें भी उनकी भी क्लैरिटी है कि 50 से ऊपर करना है। 50 गाय से, जैसे अभी हमारे यहाँ 32, 33, 34 गाय रहती हैं, और हर्ष ने तय कर लिया कि 50 के ऊपर जाना ही नहीं है, केवल इसमें क्वालिटी मेंटेन करना है और अलग अलग डायमेंशन में। ये जो आदमी को काम करने का मजा आने लगता है, क्वालिटी पैदा करने का मजा आने लगता है, फिर वो क्वांटिटी की तरफ, क्वांटिटी का मतलब है कि पैसे से मजा आएगा, टर्नओवर से मजा आएगा। क्वालिटी का मतलब है कि हम क्वालिटी से करें और कितने लोगों को हम उस काम के लिए प्रेरित कर पाए और कितने और लोगों ने वो काम शुरू कर लिया और कितने और आगे चीज़ें बढ़ गई। आज तमाम देखो तो इन्फॉर्मेशन चैनल ऐसे चल रहे हैं ना, सारा तो फ्री में सबने डाल दिया है। एक समय था भाई साहब, किसी के यहाँ जाके पूछ तो लो यार ये काम कैसे होता है। आज ये दौर है कि आपको कुछ भी टेक्नोलॉजी देखनी है, आप गूगल पे डालती हो, आपको फ्री में उपलब्ध हो जाता है। लेकिन ये फ्री में डालने वाला मेरे फार्म में प्रयोग कर करके मैं क्यों यूट्यूब पे डाल रहा हूँ? मेरे को पैसा तो नहीं मिलता उसको देखने का।
कल तक ऐसा नहीं था, कल तक मेरे को लगता था कि मैं उसको बताऊंगा जिससे पैसा मिलेगा, लेकिन सम्मान मिल रहा है। मेरे यूट्यूब के इतने सारे क्या बोलते हैं व्यूअर्स हो गए हैं, है ना, इतने लोग मेरे को पूछने लगे हैं। तो कल तक मैं जिस चीज से सम्मान की खोज, पैसे की खोज कर रहा था, तो पैसा जितनी मात्रा में मिल रहा है उससे भी ज्यादा लोगों को सूचना मिलने से कुछ पैसा, बिजनेस और बढ़ ही जाएगा। लेकिन मेरा सम्मान भी मेरी प्रायोरिटी पे आ गया, मेरी पहचान भी मेरी प्रायोरिटी पे आ गई। तो ये हम पूरे यदि यदि इन्फॉर्मेशन की दुनिया को देखते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन इस तरह से उपलब्ध हुई है कि उसमें लोगों ने अपनी पहचान सम्मान को भी देखना शुरू किया है। तो इससे हमको ये तय हुआ कि यदि मैं प्योरली मानव चेतना के लिए काम करता हूं तो मैं मेरे बाकी पार्ट को कैसा लिमिट कर दूंगा, उसके फिर मैं पहचानूंगा कि व्यवसाय चेतना के लिए है, चेतना के लिए व्यवसाय है ना, व्यवसाय के लिए चेतना नहीं है, तो मैं उस तरह से लिमिट कर दूंगा। नहीं तो फिर मैं फैलते जाऊंगा और 180 कंट्री में बिजनेस और 200 और मोनोपोली और सारे प्लेयर्स को निपटा दो और बस तुम ही रहोगे और मर्जर और तमाम तमाम तरह की दुनिया खुली है। तो ये एक हमको दृष्टिकोण पता चलता है कि मैं जिंदगी में आखिर कमाना क्या चाहता हूँ, उपलब्धि के रूप में पाना क्या चाहता हूँ। वहां से तय होगा कि मेरा फोकस, मेरे तन मन धन का नियोजन कहाँ पे होगा। ये क्लियर हो गया? ये कौन तय करेगा? आप तय करोगे अपने लिए, है ना, ये अपने लिए आपको ही तय करना है। सब कोई ऐसे ही तय करेंगे एग्जैक्टली? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो कुछ लोग स्वार्थ विधि से चलेंगे, कुछ लोग अभी भी स्वार्थ विधि से चलेंगे, कुछ लोग परार्थ विधि से चलेंगे, कुछ लोग परमार्थ विधि से चलेंगे। परार्थ विधि का मतलब है संवेदनशीलता। तो अब ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं, होंगे ही आगे, जो बढ़िया गौशाला चलाएंगे और बहुत सारे लोगों को गौशाला की ट्रेनिंग देंगे और कितनी सारी गौशालाएं उन्होंने खुलवा दी, इस बात से तृप्ति पाएंगे। ये परार्थ है। तो मेरा फोकस कहां पे हो गया? मेरा फोकस संवेदनशीलता पे चला गया। और ये अच्छी बात है, कोई खराब बात नहीं है, क्योंकि आदमी संवेदनशीलता से उठ के ही संज्ञानशीलता पे जाएगा। हर कोई व्यक्ति बहुत प्योरेस्ट फॉर्म में संज्ञानशीलता की ओर जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हर व्यक्ति अपनी जर्नी में इवॉल्व होता हुआ, तो आज जो व्यक्ति स्वार्थ पूर्वक जी रहा है, कल वो व्यक्ति संवेदनशीलता के साथ में जिएगा, परार्थ पूर्वक जिएगा, और आगे कभी वो व्यक्ति संवेदनशीलता पूर्वक जिएगा तो उन चीजों को और नियंत्रित करेगा। तो कोई व्यक्ति एक बढ़िया ऐसा स्वास्थ्य केंद्र चलाएगा, जैसे आज भी साउथ में वो जो क्या है, नेत्रालय, शंकर नेत्रालय, हमारे रायपुर के एक हमारे बहुत बढ़िया एलो सर्जन हैं, बहुत शानदार सर्जन हैं। उनकी आंख में कुछ प्रॉब्लम आई, रायपुर के डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने कुछ जो भी आधा अधूरा बताया, फाइनली वो शंकर नेत्रालय गए। आज भी साउथ में ऐसे तमाम जगह हैं जहाँ पे बहुत रिजनेबल रेट में एलोपैथी उपलब्ध है। नडियाद वगैरह, है ना, गुजरात में नडियाद वगैरह, या और ऐसी जगह जहाँ पे एलोपैथी का इलाज बहुत रिजनेबल रेट पे उपलब्ध है। तो यदि एलोपैथी में भी लाभोन्माद, है ना, भोगोन्माद यदि निकल जाता है, यदि वो पैसे वाला पार्ट निकल जाता है, इसलिए दिल्ली, यदि रायपुर में रहता हुआ व्यक्ति को इलाज कराना है तो वो दिल्ली बॉम्बे जाने की बजाय हैदराबाद या साउथ को चूज करता है, क्योंकि उसको लगता है कि वहाँ लोग ज़्यादा संवेदनशील हैं और केवल पैसे के लिए, दिल्ली में आओगे तो केवल पैसे के लिए इलाज होगा, तो दिल्ली वालों पे भरोसा कम है, उसको हैदराबाद ठीक लगता है, फिर कुछ लोग को साउथ ठीक लगता है। तो इसका मतलब है कि कुछ लोग इवॉल्व होते होते, तो ये भी एक क्रम आएगा कि एक व्यक्ति केवल संग्रह के लिए काम करेगा, ये भी एक स्थिति होगी। एक व्यक्ति संग्रह से निकल के और दूसरे लोगों को भी रोजगार की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें या कोई और चीज की बात करें, वो लोगों में फैलाने के क्रम में, लोगों को खड़े करने के क्रम में काम करेगा। ऐसे भी लोग काम करते हुए दिखाई देते हैं। हमारे एक मित्र हैं अनिल राठौड़, रायपुर में। तो कोई से जब नई नई मुलाकात होती है, मेरे पास टाइम कम रहता है, तो मैं एक दो क्वेश्चन काम के पूछ लेता हूँ मित्रता में। तुम्हारा जिंदगी में लक्ष्य क्या है? अब ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पूरी जिंदगी समरी होके आ जाती है। तो वो एक व्यक्ति था जिसने बहुत अलग तरह का जवाब दिया। उसने कहा कि लोगों को खाने के लिए स्वस्थ अनाज मैं दे सकूं और मैं ऐसा व्यवसाय, इस तरह से व्यवसाय करूं कि उनके लिए मेरे पास टाइम हो। मैं यार ये गजब का आंसर दिया, ऐसा आंसर कम लोगों ने दिया। खैर मेरे को तो उनको छेड़ना था, तो मैंने कहा तुम तो बहुत खराब काम करते हो। बोले वो कैसे? अब उनको ऐसा आंसर देने वाला भी पहली बार मिला था। नॉर्मली ऐसे आंसर के बाद काफ़ी अप्रिसिएशन ही मिलता है। तो मैंने कहा देखो यार, तुम ऑर्गेनिक उगाते हो, सारा किसको बेचते हो? शहर में पैसे वाले लोगों को बेचते हो,
ना, उसमें से बड़ा वर्ग है जो शोषण में ही लगा है। तो तुम समाज में शोषण को बढ़ावा दे रहे हो, क्योंकि खा खा के स्वस्थ रहेंगे और 10 साल शोषण करेंगे। ऑर्गेनिक नहीं मिलता, 10 साल पहले चले जाते। वो बात उसको लग गई। हमारे एक और थे नेचुरोपैथी वाले, तो ये बात छू तो जाती है। तो उन्होंने भी तय किया फिर उनका इलाज करेंगे जो लोग विद्या के अध्ययन में कम से कम, भाई वो उनको नेचुरोपैथी का शिविर करना था। हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जो फाइनेंस वगैरह करते थे ऐसे इस तरह के कामों को। तो उन्होंने कहा कि वो नेचुरोपैथी का बड़ा शिविर करना है 200 लोगों का, उसके लिए पैसे वैसे की ज़रूरत है। तो बोले उनसे मिल लो, हो जाएगा। उनके पास गए, उन्होंने बोले सोम भाई को समझा दो, वो बोलेंगे तो कर देंगे, है ना। सेठ लोग क्या दिमाग वाले रहते हैं, उनको पता है कैसे अटकाना है। तो मेरे पास उनका फ़ोन आया कि वो ऐसे उन्होंने बोला है कि आपसे मिलना है और आपको बात बतानी है। मैं उनको जानता ही था, वो शहर के मतलब नेचुरोपैथी का रायपुर का सबसे लीडिंग सेंटर उनका था। तो मैंने कहा उम्र भी थी उनकी 60 के आसपास। मैंने कहा मैं ही आ जाता हूँ। तो मैं चला गया, उन्होंने सब बताया। तो मैंने उनको पूछा कि लोग बीमार क्यों होते हैं। तो उन्होंने कहा संयम से नहीं रहते हैं। तो मैं फिर अपन नेचुरोपैथी शिविर में क्या करते हैं, बोले उनका ट्रीटमेंट करते हैं। और बोले इतने असंयमी होते हैं, ट्रीटमेंट के बीच में जाके समोसा खा के आ जाते हैं। तो मैं देखो, ये आपको कैसा लगता है, लोग अपने पैसे से समोसा खाएं और समाज के पैसे से ठीक हों? बोले हाँ ठीक तो नहीं है ये। मैं पहले उनके लिए क्या करना चाहिए अपने को समाज के पैसे से? तो ऑटोमेटिकली आदमी यही बोलेगा संयमी होना चाहिए। उन्होंने कहा संयमी होना चाहिए। मैं कहा आप जीवन विद्या शिविर में आ जाओ। अब उनका नेचुरोपैथी शिविर कैंसिल हो गया, वो हमारे जीवन विद्या शिविर में आ गए। शिविर में आके उनको बहुत अच्छा लग गया। वो, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बहू, सब कोई नेचुरोपैथी करते थे, हॉस्पिटल चलाते थे। अगले शिविर में उनके बेटा बहू सब आ गए। सब आने के बाद उन्होंने कहा ये समाज सेवा बंद, कोई निःशुल्क शिविर नहीं होगा। जब तुम अपना पैसा खा के बीमार हो सकते हो तो अपना पैसा लगा के ठीक भी हो, है ना। तो निःशुल्क शिविर बंद, ठीक। और अब मैं इलाज भी उन लोग को ज्यादा करूंगा जो लोग संयमी होंगे। तो ऐसे करके आदमी का मतलब ध्यान तो चला जाता है कि ये ठीक तो नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम कह रहे हैं कि ये जो परार्थ के नाम पे, तो कोई पॉइंट के बाद ये हमारा ध्यान जाता ही है कि फाइनली केवल पदार्थ से भी काम नहीं चलेगा, वो परार्थ को भी परमार्थ में शिफ्ट होना होगा, तो ही एक संतुलन की जगह में हम आएंगे। तो इस रूप में हमारा ध्यान जाता है कि अब मामला बिल्कुल क्लियर है, मेरा माइंडसेट कहाँ पे है। यदि मेरी जर्नी परार्थ की है तो मेरे लिए वो उपयोगी है मैं जो कर रहा हूँ, और उसको हमको भी अप्रिशिएट करने की जरूरत है। पहले हमारे पास कोई भी आता तो उसकी बात को गलत सिद्ध करके हम उसको जीवन विद्या में फिट करते थे। मैं ऐसा करता था। वो कुछ भी कर रहा है, उसको ये समझाना कि मानसिकता के बिना कुछ नहीं होगा, तुम जो कर रहे हो सब बेकार है, तुम पहले शिविर करो और फिर आगे बात करेंगे। धीरे धीरे मैंने पाया कि ये एब्रप्ट चेंज ठीक नहीं है, ये किसी के लिए एक्सेप्टेबल नहीं। तो कोई गाय का काम कर रहा है भाई, पहले उसको अप्रिशिएट करो, और यदि उसकी रुचि है तो उसको इधर दौड़ो, नहीं तो वो जो करना चाहता है उसमें सहयोग दे दो। सबको तोड़ फोड़ के एक ही जगह फिट करना है, ये ठीक नहीं है। इसमें भी कहीं ना कहीं हम हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो मानवीयता का मतलब इतना ही है कि आदमी यदि पेड़ पौधों के लिए भी यदि आदमी कम से कम ऑर्गेनिक फार्मिंग, कम से कम बिना रासायनिक खाद और बिना धरती को नुकसान पहुंचाए खेती करने का अच्छा काम करता है, उसको दूसरों को प्रोत्साहित करता है, तो ये बहुत बढ़िया काम है, इसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। कोई आदमी गाय पे, पशुओं पे कोई अच्छा काम करता है, उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। तो इसका मतलब है कोई आदमी एनवायरनमेंट पे कोई बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। हाँ, उसको अपनी बात शेयर करने की जरूरत है, उसकी रुचि होगी तो उसको आगे बताने की जरूरत है। तो इसका मतलब है कि आदमी की अपनी एक यात्रा है, उस यात्रा के क्रम में वो जो कर पाएगा वो तय कर पाएगा। अब ये क्लैरिटी हो जाए कि क्या करना है, तो अब वो तय कर पाएगा कि फाइनली मेरे को मेरी जिंदगी व्यवसाय के लिए, मैं व्यवसाय के लिए हूं कि व्यवसाय मेरे लिए है, कि दोनों में संतुलन है, कि मानव चेतना प्रधान है। सारे कॉम्बिनेशन हो गए अब। तो ये इस रूप में हर व्यक्ति की अपनी एक जर्नी होगी। अभी बोलिए। फिर एक बात आई थी कि श्रम करना या कराना। यदि मेरा लक्ष्य मानव चेतना होगा
तो मेरा फोकस क्या होगा? यदि प्योरली मानव चेतना होगा ना, फिर लक्ष्य बदल जाएगा। प्योरली मानव चेतना लक्ष्य होगा और मैं कोई फिर काम करता हूं तो मैं उस काम को बहुत विस्तार नहीं दूंगा। और काम खुद करना, बेसिकली जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमारा माइंडसेट, हमारा जो मानसिक भाग है, वो उस प्योरिटी के साथ जब काम करता है तो उसको गहरे में परकुलेट होने का अवसर मिलता है। इसलिए सेवा के कार्यों को चित्त शुद्धि के रूप में जो स्वीकारा गया, यदि शुद्ध मन से हम करते हैं तो उसमें भी हमारा चित्त शुद्धि होता है। तो कोई काम को यदि आदमी सही अर्थों में अध्ययन के क्रम में लगा है और किसी प्रकृति के साथ वो उत्पादन का कोई काम करता है, श्रम पूर्वक वो जीता है, ऐसा श्रम पूर्वक जीने से उसके भीतर उस कंटेंट को परकुलेट होने के लिए ज्यादा अनुकूलता मिलती है। इसमें कोई गलत नहीं है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शरीर की बेसिक बनावट है कि उसको श्रम की आवश्यकता है ना। जितना एक शरीर को श्रम की आवश्यकता है, उतने शरीर में एक शरीर स्वस्थ रह सकता है और अपनी उत्पादन के लिए काम, अपनी आवश्यकता के लिए उत्पादन हो सकता है। ऐसा प्रकृति में व्यवस्था है। तो हमारा शरीर श्रम के साथ भी जुड़ जाए, है ना, और उसमें हमारे को अध्ययन पूर्वक जिन चीजों को समझना है उसके लिए मानसिक शारीरिक अनुकूलता भी मिल जाए। जिन लोगों की बहुत एंग्जाइटी और तमाम तरह की चीजें होती हैं, उनके लिए बहुत दौड़ना, अपने आप को थकाना, और नींद नहीं आने का बड़ा कारण है कि थकान नहीं है, कोई श्रम नहीं है। तो श्रम पूर्वक अपने आप को उपयोगी काम में थकाना, ताकि मानसिक रूप से भी हम रिलैक्स होते हैं और नींद भी ठीक से आएगी, है ना। और चीजों को जब हम कर्माभ्यास, जब हम जिंदगी के एक पूरे संतुलन में जीते हैं, मैं मेरी आवश्यकताओं के लिए खुद में समर्थ हूं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, अपने भीतर एक बहुत बड़ा एक मतलब सपोर्ट देता है। तो यदि मैं बहुत प्योरली मानव चेतना के अर्थ में जीता हूं तो मेरे को सहज रूप में यह स्वीकार हो जाएगा, श्रम मेरे को सहज रूप में स्वीकार हो जाएगा। यदि मेरे को संग्रह की तरफ जाना है तो मेरे को बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करके ज्यादा काम करना है, और यदि मेरे को परार्थ के अर्थ में भी जाना है तो भी मेरे को बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए, उनके लिए मैकेनिज्म बनाना, उनके लिए काम करना, तो भी मेरे को बहुत सारा मैनेजरियल वाला काम तो भी मेरे को करना पड़ेगा। तो यदि मैं सही अर्थों में संवेदनशीलता की तरफ जाके बहुत लोगों को सहयोग देना चाहता हूं, उसमें भी हो सकता है मेरा श्रम वाला पार्ट कम हो जाएगा, मैनेज करने वाला पार्ट बढ़ जाएगा। संग्रह की तरफ जाता हूं तो उसमें तो पार्ट बढ़ ही जाता है। तो ये एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में तय करेगा कि उसकी जिंदगी में क्या समीकरण उसको सूट करता है। वो अपनी जिंदगी में श्रम को कितना सारे, वो उपयोगिता सब चीज की समझ ले। श्रम की उपयोगिता मेरी जिंदगी में कितनी है, किस चीज की उपयोगिता कितनी है। अल्टीमेटली सूत्र के रूप में यही कह रहे हैं कि हर मानव अपने महत्व को जान के तृप्त होता है, अपनी उपयोगिता को जान के तृप्त होता है। तो श्रम, सेवा और ज्ञान, ये तीन चीजें हमारी जिंदगी में कही गई हैं। अब तीनों चीजों की उपयोगिता एक बच्चे की जिंदगी में अलग होगी, जवान की जिंदगी में अलग होगी, बूढ़े और बीमार की जिंदगी में अलग होगी। तीनों की जिंदगी में देखेंगे तो श्रम, सेवा, ज्ञान का रेशो अलग अलग चला जाएगा। तो इसका मतलब है कि फिर शरीर की भी स्थिति पे निर्भर है, फिर है कि पारिवारिक स्थिति पे भी निर्भर है, फिर है कि भौगोलिक स्थिति। अब शहर में ही रहते हैं तो क्या कर लोगे, तो शहरी जीवन शैली में भी एक मामला उस पर निर्भर करता है। परिवार सहमति के आधार पे भी एक मामला निर्भर करता है कि हम मिलके कैसे करेंगे। अपनी प्रवृत्ति पे भी निर्भर करता है कि हम श्रम के रूप में क्या करें। तो कितनी सारी चीजें मैटर कर रही हैं। शरीर के आधार पर डिपेंड करता है, हमारी प्रवृत्ति के आधार पर डिपेंड करता है, हमारा जीवन शैली के आधार पर डिपेंड करता है, परिवार में सहमति के आधार पे, है ना। जैसे हमारे परिवार में ये तय हो गया कि भाई हमारी पत्नी परिवार का खूंटा संभाल के रखेंगी और मैं समाज में काम करूंगा। दोनों की सहमति से तय हो गया कि हमने जिंदगी भर ऐसे ही चला लिया। किसी के यहाँ रिवर्स भी हो सकता है, जहाँ पति ये तय करे कि भी पारिवारिक जिम्मेदारियां मैं देख लूंगा और तुमको लगता है कि तुम समाज में कुछ अच्छा काम कर सकते हो। ऐसे भी पेयर्स हमारे बीच में हैं। या दोनों इक्वली मिलके तय कर लेंगे कि दोनों रेशो को इक्वली कुछ कर लेंगे। तो हमारी अपनी मनस्थिति के आधार पर, हमारी अपनी प्रवृत्ति के आधार पर, हमारी सहमति के आधार पर, उस समय की परंपराओं के आधार पर 2200 साल पहले चर्चा हो रही होती तो हो सकता है समाज का स्वरूप कुछ और था, कुछ और निर्णय होते। परंपरा के आधार पर भी कुछ निर्णय प्रभावित होते हैं। उस तरह से भी फिर बहुत सारी चीजें तय हो रही हैं। तो ये सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता है, कहने का सार इतना ही है। क्या क्या एड्रेस हो गया?
तो स्वधन के बारे में ये क्लियर है कि प्रतिफल होगा, पारितोष होगा, पुरस्कार होगा, चौथा कुछ नहीं हो सकता है। प्रतिफल के बारे तय हो गया कि या तो उत्पादन होगा या सेवा होगा या व्यवस्था के अर्थ में भागीदारी होगी, चौथा कुछ नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक जो बात आई कि यदि सही अर्थों में समाज जागृत समाज होगा तो वहां बोलने का पैसा नहीं होगा, इसमें कोई गलत नहीं है। और ये तो परंपरा बहुत पुरानी नहीं है, है ना। यहीं से पास में बड़ौत नाम का शहर है, छोटा सा कस्बा है, वहाँ 20 साल पहले मैं कभी गया था, 20-15 साल पहले, वो 3 घंटे का कोई शेयरिंग था, उसमें गया। तो वहाँ एक डॉक्टर ने बढ़िया सुनाया, मैं कभी कभी शिविरों में सुनाता हूँ। वो कोई उसके पास पेशेंट आया तो उसने कागज पे दवाई लिख के कागज पकड़ा दिया और बोले 15 रुपया। तो बोलते दिया तो कुछ है नहीं, पैसे किस बात के? बोले दवाई लिख के दिया है। तो लिखने कोई पैसा होता है? मेरे गांव में मैं भी लोगों को दिन भर बताता हूँ फसल कैसे लगती है, इसमें पैसे की क्या बात होती? तुम समझते नहीं हो, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो डॉक्टर गर्म हो गया, उसने चिट्ठी फाड़ के उसके हाथ में दे दी, बोले ये ले अपनी चिट्ठी, मेरे को नहीं करना है। वो डॉक्टर ने नया नया आके वहाँ प्रैक्टिस शुरू किया था, तो उसको समझ में आया कि यहाँ के लोगों को लिखने देने से काम नहीं चलेगा, काली पीली नीली गोलियां साथ में देनी पड़ेंगी। तो लिखने का कोई मतलब नहीं है, काली पीली नीलियां कुछ भी दो, दवाई साथ में दो, तभी पैसा देगा सामने वाला, वस्तु के बिना पैसा नहीं है। इसलिए दर्शन ये कहता है कि भाव के बदले भाव, वस्तु के बदले वस्तु, भाव के बदले भाव, वस्तु के बदले वस्तु। मैंने आपको कोई वस्तु ही नहीं दिया है तो मैं आपसे वस्तु क्या ले लूं? तो यहां फिर ये समझ में आया, अब ये जागृत परंपरा की बात हो रही ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। भाई यदि एक आदमी यदि मंच पे बैठ के बोल रहा है तो क्या बोल रहा है? तो कुछ उपलब्धि भरी बात बोलेगा, तो यही तो बताएगा यार बढ़िया से जिया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि मैं यदि मंच पे बैठ के यदि मैं कुछ बोल रहा हूं तो मैं क्यों बोल रहा हूं? तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने कोई स्किल पे काम किया है, मैंने खेती पे काम किया है, मैंने कोई फैक्ट्री में कोई चीज नहीं बनाई है और मैं तुमको बता सकता हूं, सुनो। तब इतने सारे लोग मेरे को सुनते हैं, और सुनते हैं तो वो मेरे को सम्मान देते हैं, और मेरे को लगता है कि मैंने समाज में लोगों के जिंदा रहने के अर्थ में कोई योगदान दिया है। उसके बदले मैं लोगों को भावपूर्वक प्रस्तुत होता हूँ, लोग मेरे को भाव देते हैं, भाव के बदले भाव मिल गया, बात पूरी हो गई। बाकी तो मैं कमा ही रहा हूँ, मेरा काम कर ही रहा हूँ। फिर मान लीजिए अब वो कोई व्यक्ति जैसे कंसल्टेंट होते हैं, इंडस्ट्री में कंसल्टेंट होते हैं, और वो मोटी फीस चार्ज करते हैं, गलत नहीं है। वो आदमी का एक्सपीरियंस आपके लिए लाखों के लॉस को बचा सकता है और आपके बहुत सारे समय को बचा सकता है। तो वो अपने ज्ञान को आपको देता है, पर ये ज्ञान उभय तृप्ति पूर्वक भी हो सकता था। जागृत समाज में कैसा होगा? जागृत समाज में यदि मेरे को आपसे कोई काम, आपने मेरा कोई सहयोग दिया है, क्या मैं वापस उसको नहीं लौटाऊंगा? तो आपने मेरे को कोई सलाह दी है जिससे मेरा उद्योग बेहतर हो गया है, मेरी खेती बेहतर हो गई है, तो मैं कुछ तो फल आपको वापस लौट जाके दूंगा ही। तो ये उभय तृप्ति पूर्वक आदान प्रदान हो ही जाता है। मेरे को बचपन में याद है, गांव में, मैं इसी गांव में पढ़ता था, क्लास 3 में 2-4-6 महीने के लिए पढ़ा था। तो मास्टर जी के लिए दूध ले जाने की होड़ मचती थी। दोपहर को मास्टर जी को दूध घर से लाके देना है, तो उसमें बच्चों में होड़ लगती थी, मैं आज मैं लाऊंगा, आज मैं लाऊंगा। चार सामने खड़े ही रहते थे, और मास्टर जी फिर किसी एक को बोल दे तुम ले आओ आज। भाई साहब, जिसको बोल दिया उसको ऐसा लग गया जैसे राजपाट लिख के दे दिया। और फिर हम स्कूल से दौड़ते हुए घर आते थे, और घर वालों पे जो हल्ला दंगा करते थे, मास्टर जी के लिए दूध चाहिए, और मास्टर जी को जाके दूध पिलाते थे। तो ये जो हो रहा था, इवन पटवारी और तमाम ये लोग जो गांव में काम कर रहे थे, ये लोग भी कोई काम करते थे, तो जब फसल आती थी तो अपनी अपनी खुशी से लोग इनको कुछ देते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपके पास किसी काम से आया, आपने मेरा काम कर दिया, और मेरी जो जब खुशी मिली तो मैं भी आपके काम आ गया, या मैंने आपको कोई गिफ्ट लाके दिया। क्योंकि वृत्ति ये थी नहीं कि भाई कितना इकट्ठा करना है, मामला तो इतना ही था कि घर चलाना है। अभी मामा जी से बात हो रही थी, तो बता रहे थे कि मैंने शाना के 4-5 दुकानदारों से बात किया। तो पुराने दुकानदार ये बोलते थे कि हमको कोई बहुत प्रॉफिट वाला ऐसा, हमने तो कुल 100 परिवार पकड़ लिए, उनके प्रभाव में 200 और आ जाते थे। वो कभी ले गए कभी नहीं ले गए, पर 100 तो रेगुलरली लेके जाते थे।
100 रुपए का सामान लाए तो 10 रुपए ऊपर रख के सामान बेच दिया। तो ऐसा कोई था ही नहीं कि 100 का सामान हम 200 में बेच दें। ऐसी हमारी मानसिकता में नहीं था, ऐसा हमारी कल्पना में भी नहीं आता था कि ऐसा किया जा सकता है। 100 का लाए हैं तो उसके ऊपर 5 ही रखे जा सकते हैं, 10 ही रखे जा सकते हैं। और सबको अपना सामान्य घर ही चलाना है, और सबको बाजू में प्लॉट खरीद लेना है, 2 फ्लैट और खरीद लेने हैं, 1000 एकड़ जमीन खरीद लेनी है, ऐसा उस समय लोग नहीं सोच रहे थे। इसलिए जमीन के कोई रेट नहीं थे। गांव में कोई रहने वाला आ गया तो गांव वालों ने गांव को उसको जमीन ले भाई तो रह ले, तो इन चीज़ों की कोई रेट नहीं थे। कोई खेत में आ गया, आज भी आप यहाँ गन्ना उगेगा, अभी शिविर होता है, दिल्ली गवर्नमेंट के टीचर्स आते हैं, 50-50 टीचर किसी खेत में चले गए, 50 लोग गन्ना खा के चले आए, 20 लोग गन्ना खा के चले गए, पैसे नहीं लेता है। आज भी ये स्थितियाँ हैं, जबकि आज सब कुछ बहुत कमर्शियल है। तो इसका मतलब है कि सारा खेल इस बात का है कि मेरे को संबंध पे कोई विश्वास रहा नहीं, प्रकृति के साथ कोई आस्था है नहीं, मेरा सारा विश्वास केवल धन के साथ है कि धन के साथ जिया जा सकता है, वस्तु के साथ जिया जा सकता है, वही मेरे सम्मान का आधार है, वही मेरी पहचान का आधार है। फिर तो मेरे को हर चीज को पैसे में तोलना है, टाइम इज मनी, फिर तो मेरे को हर चीज को पैसे में तोलना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बोलने की बात है, हम किसी ज्ञान को बोलते हैं, ज्ञान अपने आप में अखंड वस्तु है, ज्ञान का टुकड़ा हो सकता है, ज्ञान अपने आप में अखंड वस्तु है। जिस वस्तु को टुकड़ा नहीं किया जा सकता, इसलिए उसका कीमत, इसलिए उसकी हम वस्तु के रूप में कीमत नहीं ले सकते, वो भाव के रूप में ही उसकी कीमत है। तो यहाँ से ही समझ में आता है कि बेसिकली कंसल्टेंसी अखंडता सार्वभौमता के लिए एक मानव का तृप्तिपूर्वक किया गया एक्सप्रेशन है। अब मेरे को जरूरत है, सपोज मैंने आपको कंसल्टेंसी भी दिया और मेरी कुछ भौतिक जरूरतें भी है, तो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, आप दे देते हो। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे को गरीबी में जीना पड़ेगा। तो एक तो ये समझ में आया कि जो कंसल्टेंसी दे रहा है, इसका मतलब उसका बहुत सारा काम किया हुआ है, तब तो उसको इतना ज्ञान आया। इसका मतलब है कि उसने बहुत कुछ पहले भी कमाया है। चूंकि उसको ये नहीं पता है कि जीवन तृप्ति और शरीर तृप्ति दोनों अलग अलग है, तो केवल पैसे से ही तृप्ति होगी, तो कम करके जितना कमाया था, अब मैं उससे ज्यादा बोल के कमा सकता हूँ। तो करके कमाने की बजाय वो बोल के कमाने की तरफ निकल गया। अल्टीमेटली उसको कमाना ही है, क्योंकि जीवन तृप्ति के नाम की कोई चीज का उसको पता नहीं है, है ना, भाव नाम की कोई चीज का उसको पता नहीं। इसलिए देखो, ये भी माना गया भारतीय पूरे कॉन्टेक्स्ट में कि 50 के बाद आदमी वानप्रस्थ होगा, 50 के बाद आदमी समाज, 50 तक हमने समाज से लिया, 50 के बाद हम समाज को देंगे। ये समाज को देना मेरे खुश रहने के लिए मेरी जरूरत है। तो घर में तो आपकी जगह कितना खा पी के कितना रहोगे, बच्चों को लगता है दिन भर बैठे रहते हो, करते कुछ हो नहीं हो। अनुपयोगी वस्तु को देख के भी खराब लगता है, अनुपयोगी व्यक्ति को देख के भी खराब लगता है। हमारी पत्नी हमारा सम्मान कर नहीं पाएगी, हमारे बच्चे हमारा सम्मान कर नहीं पाएंगे। यदि हम शरीर बिल्कुल लाचारी है, बीमारी है, बिस्तर पे पड़ा है तो अलग बात है, नहीं तो हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को उपयोगी व्यक्ति के रूप में देखना चाहता है। दिन भर पड़ा रहता है, काम कुछ है नहीं, बोलता रहता है। क्या करें, सारी जिंदगी तो कमा लिया, वही तो बोले, वही तो किए, तब क्या करें। तो अल्टीमेटली बढ़िया सूत्र है, श्रम है तो संतोष, प्रतिफल है तो संतोष नहीं, संतोष है तो प्रतिफल नहीं। संतोष है तो प्रतिफल नहीं, प्रतिफल है तो संतोष नहीं। जब मैं प्रतिफल पा लेता हूं तब संतोष नहीं होता है। संतोष का मतलब है चित्त बुद्धि के अनुरूप हो जाए, वो वस्तु मेरे पास नहीं आती है। भौतिक वस्तु आ गई, तो जब मैं भौतिक वस्तु कमा रहा हूं तो जीवन वस्तु नहीं कमा रहा हूं। जब मैं जीवन वस्तु नहीं कमा रहा हूं, जब मैं जीवन वस्तु कमा रहा हूं तो भौतिक वस्तु की तृप्ति ही है, तभी जीवन वस्तु कमा रहा हूं। भौतिक वस्तु मेरे पास है ही है। तो इसका मतलब है कि प्रतिफल है तो संतोष नहीं, संतोष है तो प्रतिफल नहीं। जब मैं कोई काम को, हम मान लो इस काम को संतोष के लिए करते हैं, संतोष का क्या मतलब है, इच्छा के लेवल पे संतोष होता है। इसका मतलब है कि चित्रण बुद्धि के अनुरूप हो जाए, चित्त बुद्धि के अनुरूप हो जाए, इसके लिए बिना किसी प्रतिफल की अपेक्षा के अब हम अखंडता सार्वभौमता के लिए काम करते हैं। जब मैं भौतिक प्रतिफल के लिए काम नहीं करता हूं और फिर भी मैं काम करता हूं, तो मैं क्यों काम करता हूं, तो मैं हायर वैल्यूज के लिए काम करता हूं, मैं फ्री में काम नहीं करता। तो मेरे को बेसिकली हायर वैल्यूज के लिए काम करने का मतलब है कि मेरा बुद्धि के अनुरूप हो जाए, साक्षात्कार बोध के लिए अनुकूलता बन जाए, अनुभव के लिए अनुकूलता बन जाए। इस अर्थ में मैं इस काम को करता हूं। तो पहले एक लेवल का श्रम मैंने किया है ताकि मेरा शरीर बना रहे, फिर दूसरे श्रम की भी मेरी आवश्यकता है ताकि मैं अनुभव संपन्न हो जाऊं, मैं ज्ञान संपन्न हो जाऊं। और मैं जो बेसिकली कह रहे हैं कि सुख एक वैचारिक तथ्य है,
यदि सुख एक वैचारिक तथ्य है तो उस वैचारिक तथ्य के लिए भी, उस सुख के लिए भी मैं कुछ काम करूंगा कि नहीं करूंगा, है ना। तो 50 के पहले भी उसको करेंगे ही, लेकिन 50 के बाद तो हम उसको ना रिटर्न दे, समाज अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में अपनी यात्रा को बनाते हैं। तो आगे चल के हम तो इस तरह से जीते हुए हमारा जीवन सफल होगा। तो ऐसा जीना हमारे सुखपूर्वक जीने के लिए हमारी आवश्यकता है। क्या पहुंचा, कितने एंगल आए? हाँ, तब आप अपने खुल के आप पूरे, तब आपका जैसे कल भैया ने कहा ना कि ये जॉब में बंधे रहने से माइंडसेट भी बंधा रहता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब बाधक है, लेकिन किसी सीमा के बाद आपको फिर या तो पूरी जॉब ही मानव चेतना के अर्थ में हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जॉब का पूरा ढांचा जीव चेतना के अर्थ में है और वहां आपको मानव चेतना का काम करना है, तो उसमें कई बार फ्रिक्शन आता है। किसी लेवल तक वो आपकी यात्रा के लिए अनुकूल है, किसी लेवल के बाद फिर आपको जब फ्री उड़ान भरनी है तो आपको खुले ग्राउंड की आवश्यकता है। तो ये जो हमारी मानसिकता को हम फ्री देते हैं कि अब मैं किसी वस्तु के अर्थ में काम नहीं कर रहा हूँ, भौतिक वस्तु के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। ऐसे भी जब हम अध्ययन कर रहे हैं तो वस्तु के लिए काम कहाँ कर रहे हैं बताओ भाई। आपने महीना निकाला, ये पूरे महीने आपने क्या सोच के आए, कोई वस्तु के लिए काम कर रहे हैं? तो जब वस्तु के लिए काम कर रहे हैं तब तो सीधा सीधा अस्तित्व को समझने के अर्थ में काम कर रहे हैं, है ना। ये खाना पीना तो घर पे भी खाते ही, जितना यहाँ खा पी रहे हैं, इसका मतलब हमने अलग से कुछ खर्च नहीं किया है। जो खाना पीना घर में खाते, इसका मतलब है कि इस काम में कोई अलग से खर्चा भी नहीं हो रहा है, बल्कि बहुत सारा खर्चा हमारा बचता है। जो हमारी समझ में क्लैरिटी आती है उसकी वजह से हमारे तन मन धन का नियोजन बदल जाता है। तो संतोष है तो प्रतिफल नहीं। जब मैं प्रतिफल के लिए काम करता हूं तब जीवन जागृति के लिए काम उस तरह से नहीं कर रहा हूं। मेरे बैक ऑफ द माइंड में जीवन जागृति चल रही है, और चूंकि भौतिक काम मैकेनिकल होते हैं तो मैं खाना बनाते समय भी मेरे भीतर अध्ययन की सूचनाएं, और उस अर्थ में अध्ययन की रोशनी में जब कर्माभ्यास करता हूं तो वो अध्ययन के लिए नियोजित हो जाता है। बढ़िया। अब शिक्षा के बारे में, तो शिक्षा बेसिकली तो देखो, पूरा शिक्षा किस बात का है कि तुम समाधान समृद्धि पूर्वक जी सकते हो, इसका नाम शिक्षा है। दूसरे को ये भरोसा दिलाना कि तुम समाधान समृद्धि पूर्वक जी सकते हो, ये बताना, इसका नाम शिक्षा है। ये बताना क्या है? भाव ही है। ठीक है, भाव के बदले भाव। जितना भाव हम दूसरे को देते हैं उससे कहीं अधिक भाव हमको लौट के मिलता ही है। तो इस रूप में शिक्षा का काम उपकार से होने वाला काम ही है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन अभी ना तो हम जागृत हैं, ठीक है, जिस व्यवस्था में काम कर रहे हैं ना वो जागृत है, ना हमारे परिवार की वो स्थिति है। तो अपना परिवार चलाने के लिए हमको 8 घंटे मान लो शिक्षा में ही काम कर रहे हैं। जब 8 घंटे बोल ही रहे हैं तो घर कहाँ से चलेगा? तो बेसिकली अभी भी शिक्षा में घर कैसे चलता है? अभी भी शिक्षा में जो सैलरी आपको मिलती है वो सैलरी आपके बोलने से कोई वस्तु पैदा नहीं हो रही है। आपके बोलने से नोट भी नहीं पैदा हो जाता। शाम तक मैं बोलते रहा, एक एक करके नोट बढ़ते रहा और शाम तक इतनी मोटी गड्डी हो गई, ऐसा नहीं हुआ। तो बेसिकली वो माँ बाप कहते हैं कि देखो तुम हमारे बच्चों को जिंदगी दो, हम तुम्हारा घर चलाएंगे। तो अभी भी वो कहां से आ रहा है? अभी भी वो सही अर्थों में देखेंगे तो पुरस्कार से मान लीजिए या पारितोष से मान लीजिए। माँ बाप और टीचर के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है कि तुम हमारे बच्चों को जिंदगी दो और हम तुम्हारा घर चलाएंगे। घर तो माँ बाप ही चला रहे, तो कोई तो उत्पादन कर ही रहा है हमारे लिए, वही हमको खिला रहा है। अभी भी स्थिति यही है। अभी भी दोनों में तृप्ति हो जाए। एट द एंड ऑफ द डे मेरा बच्चा 12वीं करके निकला, 12वीं करके बच्चा जैसा निकला उससे मुझको तृप्ति हो जाए और आपको भी तृप्ति हो जाए तो भी सफल है, कोई दिक्कत नहीं है। आज की डेट में सफल है। तो आज की डेट में इसको ऐसा मान के चला जाए कि मिनिमम उभय तृप्ति की जगह तो पाना ही होगा। मिनिमम भाई आप जो काम कर रहे हो उससे आपको तृप्ति हो कि नहीं हो, आपको तृप्ति हो जाए बस वैसा कर लो। फिर आप ही तय करोगे क्या उचित है क्या अनुचित है, कैसे किया जाए। तो सही मानवीय परंपरा के अर्थों में देखेंगे तो बोलना भाव की अभिव्यक्ति है, बोलना संबंध की अभिव्यक्ति है, बोलना अपनेपन की अभिव्यक्ति है ना। तो वस्तु के बदले वस्तु, भाव के बदले भाव, इस रूप में हमारा जीना फाइनली सुनिश्चित होता है। जब तक हमारी वो स्थिति नहीं है तब तक हमको ध्यान में है, उसके लिए हम काम करेंगे।
तो हम टीचिंग करते हुए, निसंकोच पैसा लेते हुए, लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे कि कम से कम जिस अपेक्षा से बच्चा आ रहा है उसको उतना वैल्यू तो मिल जाए, इतना तो मिनिमम बनता है। हाँ जी, अब बोलिए, अब कुछ बचा हो तो बताइए। है, हो गया है। जमीन का लेन देन, देखो जमीन का लेन देन तो टोटली, तो एक एक करके कर लेते हैं। जमीन का तो मामला टोटली ही, और इतना जरूर है उसका पॉजिटिव पार्ट ये जरूर है कि इतना सारा जो ब्लैक मनी कुछ लोगों के पास इकट्ठा हुआ, वो कुछ बाकी लोग के पास जमीन के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो मेरे पास 5,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया था और मैंने 1,000 एकड़ जमीन खरीद ली, तो उसमें से जो पैसा बहुत सारे और लोगों के पास चला गया, है ना, तो बेसिकली जो लिक्विडिटी थी वो मोबिलाइज हो गई, एक ही जगह इकट्ठे होने की बजाय वो मोबिलाइज हो गई। एक इसका पॉजिटिव पार्ट ऐसा है। बाकी सही अर्थों में देखेंगे, सही अर्थों में देखेंगे तो जमीन वाले पार्ट में हमने कोई एडिशन नहीं किया। इसलिए आप देखोगे जमीनों का काम करने वाले अधिकांश लोग, है ना, कोई दूसरा बिजनेस साथ में करते हैं जिससे उनकी पहचान और सम्मान सुनिश्चित होता है। क्योंकि केवल जमीनों का काम करता हूं बोल के आदमी ना सम्मान फील करता है, ना सामने वाला उसको ज़्यादा गिनता है। मेरे कई मित्र ऐसे हैं जो जमीनों के काम करते हैं, तो कोई बड़ी कंपनी की एजेंसी अलग से होती है, वो उनका ऑफिस बैठने का सिस्टम अलग से बना लेते हैं ताकि वो समाज में एक सम्मान पाने के लिए उतना जरूरी है। तो जमीनों वाले करने से हमको खुद को भी बहुत तृप्ति नहीं होती, है ना। तो जमीन का पैसा तो प्योरली हाँ परधन में जाएगा वो तो, क्योंकि हमने, बल्कि उसमें बहुत सारे लोगों की जो बात आ रही थी कि बहुत सारे लोग जो कम पैसे में अपने रहने की जगह खरीद सकते थे, उनके लिए भी वो अफोर्डेबल नहीं रहेगी। अब सबकी दौड़ एक ही हो गई, किसी भी तरह से पैसा है। जब कोई चीज़ें आराम से अफोर्डेबल होती हैं तो हमको इनसिक्योरिटी नहीं होती। जब कोई चीज़ें हमारी पहुंच के बाहर निकल जाती हैं तो हर आदमी को लगता है कि कहीं से हाथ मारना ही पड़ेगा, क्योंकि जो सामान्य रहन सहन अब बन गया, एक ठीक ठाक मकान हो, एक ठीक ठाक सामान्य गाड़ी हो, इतना तो अब सबकी ज़रूरत बन गई। अभी लगता है कि 2 करोड़ का मकान ही आएगा तो फिर तो उसको कुछ और करना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ें इस हिसाब से ज़्यादा महंगी होगी, तो ये तो लगभग लगभग उधर चला जाता है। और बोलिए, है वो तो फिर भैया करेंगे। हाँ जी, इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट वाले में मेरे को लगता है कि थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। जैसे जागृत परंपरा होगी तो क्या होगी, जागृत परंपरा होगी, हाँ जी, जागृत परंपरा होगी तो मेरे पास यदि मेरी आवश्यकता से अधिक धन उपलब्ध है और मान लो आपको काम करने के लिए पैसा चाहिए, तो मैं आपको उपलब्ध करा देता हूं, आप उसको लेके उसके वेट को फील करते हो और अपनी ज़िंदगी में इस बात को स्वीकार करते हो कि मैंने आपकी ज़िंदगी में कोई योगदान दिया है, और बहुत जिम्मेदारी के साथ कमा के उसको वापस भी लौटाओ। और यदि मेरी इच्छा नहीं है उसमें से कुछ जो करने की, फिर उभय तृप्ति से कर लेंगे। अभी लेने वाले और देने वाले के दोनों के मन में शंका है। अभी ब्याज ही एकमात्र नकेल है जो भ्रम में दूसरे में डाली जा सकती है। जब ब्याज चढ़ रहा है तो उसको लगता है कि वापस देना चाहिए, नहीं क्योंकि ब्याज बढ़ता जा रहा है। फिर ब्याज भी कितना हो उसकी भी बात हो सकती है। तो कम से कम सामने वाला आपका पैसा पाके जो भी व्यवसाय कर रहा है वो उसमें वायबल तो हो जाए। जैसे आजकल 1% वाला ब्याज चलता है, उसने उतने में आदमी अपना बिजनेस भी कर सकता है, कुछ लौटा भी सकता है ना। तो अभी अब किसी ने वो लगा दिया 10%। छोटे जो व्यवसाय होते हैं उनमें तो बहुत हैवी अमाउंट चलता है। सब्जी वाले को सुबह दे दिया, शाम को उसको डबल करके लाना होता है ना। तो इन तमाम चीज़ों में देखोगे तो फिर वो अलग तरह की लूट है। तो यदि मानवीय आधार होगा तो हम एक दूसरे की मदद, एक दूसरे के काम भी आएंगे, बल्कि हम ज़्यादा बड़ा कुछ पा लेते हैं। जब सामने वाले में आपके द्वारा किए गए सहयोग का मूल्यांकन होता है, जब सामने वाले व्यक्ति में आपके द्वारा दिए गए सहयोग का मूल्यांकन करने की ताकत होती है, तो जो भी आपने दिया है उससे अधिक वो लौटाएगा। आप याद करो, पुराने समय में हम घरों में सब्जियों के आदान प्रदान होते थे, है ना। तो जब सामने वाला जितना देता था आप उतना ही भर के देते थे, उससे अधिक भर के देते थे, अधिक ही भर के देते थे। तो कोई भी आदमी अपने ऊपर कोई एहसान चढ़, किसी ने आपको खाने पे बुला लिया, क्या करता है, वापस बुलाता ही है एक दिन, है ना। तो ये तो परंपरा में ही है, जिससे हमने जितना लिया। किसी की शादी में गए, आप 1,000 रुपए दे के आए, आप ध्यान रखते हो कि नहीं,
उसके में जाके 1000 तो कम से कम देते ही हो, 1000 के ऊपर कम से कम 100-200 रख के और देते हो। तो ये तो परंपरा में रहा ही है। अभी यह है कि लेने वाला भी गैर जिम्मेदार है, हमको भरोसा नहीं है लेने के बाद में कि क्या हाल होगा इसका। और यदि कोई सही में कुछ दुर्घटना हुई है तो हमको लगता है कि तो दोनों के बीच में विश्वास नहीं है। तो शायद विश्वास होगा तो फिर यही बात आती है कि हम जिस तरह से फिर उपलब्धि क्या होगी। यदि 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 जीवन जागृति केंद्र में है और परस्पर विश्वास केंद्र में है तो लेन देन का आधार क्या होगा। आदमी खड़ा करना, आदमी की संख्या गिनी जाएगी कि पैसे की संख्या गिनी जाएगी। फाइनली जिंदगी में बात यही है कि आदमी की कमाई आदमी से कम क्या होगी। तो कितने आदमी जिंदगी में खड़े किए, वो भी जिसको आपने खड़ा किया वो भी आपका सम्मान ही करेगा, वो भी आपको स्वीकारेगा ही, और आपको भी जिंदगी में रहता है मैं इतने लोगों को खड़ा करने में सहयोगी हो पाया। पुराने टीचर्स को याद कर लो। मैं शिमला में शिविर लेने गया था, वहाँ के लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ पुराने जो यूपी के टीचर आए थे, यूपी में पढ़ाई शुरू से ठीक ठाक थी होगी या लोग पढ़ते होंगे, तो यूपी के टीचर्स को वहाँ हिमाचल में शिमला में वहाँ के आईएएस ऑफिसर से लेके बाकी लोग बोले वो यहाँ जॉब करने आते थे, मिट्टी के तेल का दिया जला के, और रात को 11 बजे तक पढ़ाते थे और कोई पैसा नहीं लेते थे, जबकि आदमी के पास पैसा नहीं था उस समय। तो क्यों इतना किया होगा? इसका मतलब है कि कोई संतोष उसको मिलता होगा। तो जब हम पैसा नहीं लेते हैं तो ज्यादा बड़ी चीज लेते हैं। ये तो पैसा लेने वाले की मनस्थिति है कि वो घाटे का सौदा करता है। माइक लो। हम जब पढ़ते थे हमारे गुरुकुल में 75 की बात है, 300 रुपये साल की फीस होती थी बस। और रहना खाना पीना सब लगभग, हाँ रहना खाना पीना सब कुछ। 150 लगभग 150-200 बीघा जमीन थी। तो लड़कियां खाना कटाई भी करती थी, लावणी भी करती थी, और जैसे मशीन पर निकालना नहीं होता था अनाज, निकालती थी। और मूंग बोते थे, जैसे दाल के लिए काम चल जाता था, घिया बोते थे, सब्जी का काम चल जाता था, इस प्रकार से होता था। 300 रुपये कोई होते थे उस टाइम भी। पैसा तो ठीक होता था लोगों के पास, लेकिन फीस 300 रुपये होती थी। जी जी। फाइनली 2-3 लाइनें और बोल दूं, फिर शरण भाई लेंगे है। हाँ, तो अब इंटरेस्ट की बात तो बोल दिया ना। देखो इंटरेस्ट की, हाँ रेंट की बात हो गई, तो रेंट की बात अभी देखो, यदि समझदारी है, अब मैं रेंट की बात पे ही आ रहा हूँ। जैसे आज की परिस्थितियां हैं, आज की परिस्थितियों में उम्र एक फैक्टर है। जैसे कमल मंगल जी ने कहा भी अब 60 के हैं तो अब क्या करेंगे, या मान लो 40 के ही हैं, मान लो इनकी अब जॉब हो गई, अब इन्होंने घोषणा कर दिया कि मैं जॉब से रिटायरमेंट। अभी ये चाहते तो अपनी जॉब, अभी कितनी जॉब और बची है, 15 साल, 15 साल और जॉब करते। अब इनको लगता है कि नहीं, जितनी मेरी ज़रूरतें हैं वो आधी सैलरी में पूरी हो जाए। हमारे कई सारे मित्र हैं जिन्होंने पूरे महीने की जॉब की बजाय आधा महीना का जॉब कर दिया। कम पैसे दे दो लेकिन 15 दिन मेरे को मेरी ज़िंदगी के लिए दे दो। हमारे कई मित्र हैं जो सरकारी नौकरी में हैं, जिन्होंने बड़े प्रमोशन नहीं लिए, क्योंकि बड़े प्रमोशन के साथ में बड़ी जिम्मेदारी। तो उन्होंने कहा कि मेरे को प्रमोशन नहीं चाहिए, ताकि मेरे को मेरी चेतना के विकास के लिए ये टीम, ये शहर चेंज हो गया तो टीम भी बदल जाएगी, वहाँ जाके कौन सी टीम मिलेगी। तो इसी शहर में रहना है, इसी पद पे रहना है, प्रमोशन भी नहीं चाहिए, शहर भी नहीं बदलना है। और कई का प्रमोशन ज़बरदस्ती किया गया तो रिज़ाइन ही कर दिया, ऐसे भी लोग हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को अपनी ज़िंदगी में एक कंप्लीट पोषण की आवश्यकता है, कि जीवन की आवश्यकता का भी पोषण हो और शरीर की आवश्यकता का भी पोषण हो। अब यदि इनको लगता है कि मेरी आधी सैलरी में मेरा परिवार का खर्चा चल जाएगा और मैं मुक्त हो सकता हूँ, तो कम से कम मेरे पास 15, 20, 30 साल हैं कि मैं खुल के अखंडता, सार्वभौमता के लिए काम कर सकता हूँ। वो मेरी जीवन तृप्ति के लिए और समाज के, मेरी उपयोगिता के अर्थ में मेरी ज़रूरत है। ऐसा निर्णय लेने के लिए इनको किसी ने प्रेरित तो नहीं किया, इनका स्वयं स्फूर्त है। ये आप थोड़ी किया था जब 2011 में आपने अध्ययन किया था, 2009-10 में अध्ययन किया था, और बाबा जी के सामने उस समय ये संकल्प दोहराया था कि मेरी जैसे ही जॉब में वो पेंशनेबल हो जाएगी, है ना, तो मैं जॉब से बाहर निकल आऊँगा। तो इसका मतलब है कि आदमी पहले से इंतजार करना है कि मेरे को ज़्यादा उपयोगी होना है। तो कौन व्यक्ति ऐसा होगा अपनी ज़िंदगी में जो अधिकतम उपयोगी होकर जीना नहीं चाहेगा। तो हम अपनी ज़िंदगी में अधिकतम उपयोगी होकर जीना चाहते हैं। अधिकतम उपयोगी होने के लिए
फिर पाना और छोड़ना मुद्दा नहीं है, फिर तो कुछ पाना ही है, पाने के लिए जो अनावश्यक है वो छूट जाता है, जो अनावश्यक है वो छूट गया। तो इस क्रम में फिर मैं ये कह रहा हूँ कि आज की डेट में, अब मान लीजिए इनका जॉब का ऐसा नहीं होता, और मान लो एक घर है जो इन्होंने रेंट पे दे रखा है, और रेंट पे घर का हिसाब किताब लगा के इनको लगता है कि यार अपनी सेटिंग बिठाई जा सकती है और मैं फुल टाइम बढ़िया काम कर सकता हूँ। तो हर व्यक्ति को अपनी परिस्थितियों में, तो सवाल ये नहीं है कि अब रेंट से आ रहा है कि शेयर मार्केट से आ रहा है कि कहाँ से आ रहा है, सवाल ये है कि आप कर क्या रहे हो। जो आ रहा है वो अच्छी बात है, कर क्या रहे हो, उसका करना क्या है। तो मैं अधिकतम उपयोगी कैसे हो जाऊं, आज की परिस्थितियों में ये करें कि हम जो कुछ भी सेटिंग हमारी बनी है परिस्थितियों वश इस संक्रमण काल में, फाइनली हमको पता है कि हाँ प्रतिफल होता है, पारितोष होता है ना, और पुरस्कार होता है, और सही अर्थों में कहा जाए सबसे शुद्ध और सबसे अधिक अपने डेवलपमेंट के लिए उपयोगी चीज तो श्रम पूर्वक जीना ही है। फाइनली गाड़ी वहीं पहुंचेगी। तो श्रम पूर्वक उत्पादन करके जीना सबसे शानदार, सबसे बढ़िया काम है ना। उससे कम में परिवार में आदान प्रदान होता ही है, पारितोष के रूप में कुछ होता ही है। जैसे संस्थान कैसे हो गया, पारितोष से हो गया। मिलजुल के ना, हमको लगता है कि समाज गति के लिए कुछ अच्छा करना है, मिलजुल के स्नेह सहयोग से कुछ चीजें आगे बढ़ गई। तो इस अर्थ में तो अभी की परिस्थितियों में कोई आदर्शवाद को ना अपनाया जाए, है ना। अब जनक भाई बोलेंगे 60 की एज में अब मेरे को श्रम पूर्वक जीना है, और एक दिन गाय ने लात मार दी और बिस्तर पे आ गए। मैं एक दिन सुबह सुबह गौशाला चला गया, तो पीछे से एक गाय ने लात हिलाई और मैं जोरदार गिरा, और मेरी ये वाली हड्डी खिसक गई। ये अभी तक खिसकी हुई है, ये हो गया 3-4 साल हो गया, 4-5 साल हो गया। तो देखो ये काम ऐसे हैं कि जिसमें कि कभी भी ये सब होता ही रहता है, मतलब कुछ ना कुछ हो ही जाता है। तो जब हमारा फुल इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं रहता है ना, तो हमारा मानसिक इन्वॉल्वमेंट भी जाता नहीं है, हम आधे अधूरे मन से कहीं भी चोट खा जाते हैं। तो ये कहना चाहता हूं, एक स्थिति है कि आज की सबसे बड़ा काम क्या, हमारी अभी की परिस्थितियों में अपने लिए अध्ययन के लिए अनुकूलता कैसे बनाए। आपके अध्ययन के लिए अनुकूलता किराए से बनती हो, शेयर मार्केट से बनती हो, और कहीं से बनती हो, जहां से उभय तृप्ति पूर्वक, है ना। रोज शाम साल में 4-5 बार कहीं गए और दूसरे की कनपटी पे पिस्टल रखा और 50 लाख उठा के ले आए, अब मैं अध्ययन करूंगा। तो ऐसा श्रम करने के लिए नहीं कहा जा रहा है। तो सामने वाले को भी तृप्ति है, आपको भी तृप्ति है, फिर चाहे वो रेंट है, फिर चाहे वो शेयर मार्केट है, जो कुछ भी है। सार इतना है कि अध्ययन जम के किया जाए, फिर अध्ययन हमको गाइड करेगा कि मैं आगे क्या करूं। बढ़िया, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो जागृत परंपरा की स्थितियां अलग होंगी, आज की स्थितियां। आज की डेट में आपके पास कहीं आपका पैसा कहीं ब्याज पे लगा हुआ है, उससे कोई पैसा आता है, सदुपयोग सुनिश्चित करें, अगली पीढ़ी के लिए समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के रास्ते खोलें। भैया, जब कुछ हम सोचते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन कभी कभी करना पड़ता है, जैसे अभी मैं इस स्थिति में हूँ कि बच्चे भी थोड़ा बहुत जानते हैं जीवन विद्या के बारे में, मैं भी अभी अभी परिचित हुआ, तो हम लोग कुछ ऐसा सोच रहे थे कि कौन सा बिजनेस किया जाए, मतलब कुछ नया करने की जब हम सोच रहे थे। पुराने वाली ठीक है, चलती है, उसमें कोई खास ज्यादा न चिंतित होया जाए, न इसको अपराध बोध से, मगर जब हम कुछ नया करते हैं तो मैंने 1-2-3 बातें ऐसी रखी कि देखो हम माइनिंग में नहीं जाएंगे बच्चों के सामने। पेट्रोल पंप का एक ऑफर भी आया था, तो मैंने कहा नहीं, ये हम मतलब मुझे अगर करना है तो मैं नहीं करूंगा, आप लोगों की क्या राय बनती है। तो ये इस तरह से सोचना क्या ठीक रहेगा कि वास्तव में कुछ न कुछ प्राकृतिक संतुलन के लिए हम कर रहे हैं, नया कर रहे हैं तो सोचना ठीक है, पुराने को तंग करना ठीक नहीं। और जो हो परिवार की सहमति से। साढ़े 4 ही हो गया, ब्रेक कितने बजे? 4:30 है, तो 5 मिनट ही बजाए क्या? 5 बजे है फिर तो टाइम। कितने हैं? 4:30।
4:30। हाँ जी, 5 मिनट ही है, तो फिर लौट के फिर श्रवण भाई शुरू करेंगे। ये व्यवस्था के अर्थ में जो समय का नियोजन है, इसको एक बार थोड़ा सा और खोल दीजिए। व्यवस्था के अर्थ में समय का नियोजन का एक्चुअली संदर्भ ही ऐसा आया कि हम एक समृद्धि नाम की शॉप चलाते हैं, तो जिसमें उत्पादकों का जो प्रोडक्ट्स हैं वो उसको वहाँ पे विनिमय करते हैं। तो वो जो व्यक्ति उसको संभालते हैं वो तो उत्पादन नहीं कर रहे हैं। तो कभी चर्चा में ये आया आदरणीय नागराज जी के साथ बैठे बैठे, तो ये पॉइंट उन्होंने कहा कि देखो, वो व्यवस्था को, एक दुकान एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अभी इतना बड़ा बिजली डिपार्टमेंट चल रहा होगा, इसमें कोई बिल काट रहा होगा, कोई कुछ कर रहा है, ये सब व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं। तो ये व्यवस्था में लगा हुआ पार्ट का मतलब है सड़क बनाना, बिजली का, और तमाम व्यापार जितना। अभी व्यापार में व्यापार गलत चीज नहीं है, व्यापार में मानसिकता गलत है। नौकरी गलत चीज नहीं है, नौकरी में मानसिकता गलत है। व्यापार में क्या मानसिकता हो गई? कम दे के ज्यादा लेने की प्रवृत्ति। तो ग्राहक भी कम दे के ज्यादा लेना चाहता है और देने वाला भी कम दे के ज्यादा लेना चाहता है, इसमें दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये मानसिकता में प्रॉब्लम है। नौकरी क्या है? वो बिना काम किए, सरकारी नौकरी क्यों चाहिए सबको? नहीं, बिना काम किए भी मिलता है, अनाप शनाप पैसा है और बिना काम किए भी मिलता है, और फिर लास्ट में पेंशन भी मिलेगी। तो ये सारा, ये जो बिना काम किए मिलता है, इससे आदमी निखट्टू होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो, ये अभी की दुर्घटना ये भी घट रही है कि हमारे किसी एक मित्र ने बताया था, हालांकि अब ये कंपनियां करती हुई दिखाई देती हैं, किसी आदमी को बर्बाद करना है तो जितनी उसकी योग्यता है उससे डबल सैलरी उसको दे दो। किसी व्यक्ति को खत्म करना हो तो जितनी उसकी योग्यता है उससे डबल सैलरी उसको दे दो, और 2 साल बाद काम से निकाल दो। अब उससे कम में वो काम करेगा नहीं, उतनी कोई देगा नहीं। अब ये गया काम से। इसलिए सरकारी आदमी मुश्किल में इसलिए आ जाता है कि ना तो वो छोड़ सकता, क्योंकि वैसा कुछ मिलेगा नहीं, और ना वहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब है कि ये जो आदमी अपनी योग्यता के आधार, इसलिए जो कह रहे हैं कि जैसे इवन चाहे खेत चलाएं या फैक्ट्री चलाएं, यदि सामने वाले को पता है ये हर काम में सक्षम है, तो सामने वाला आपको तंग नहीं करेगा। यदि उसको पता है मेरे बिना तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तो फिर वो आपको कैसे रंग दिखाएगा ये आपको पता है, जो अपन काम चलाते हैं। इसलिए काम चलाने वाले काम में हर काम मेरे को आता है और मैं हर काम कर सकता हूं, उसका ही काम ठीक से चलता है। तो हर काम हमको आता है, जैसे यहाँ संजीव भाई का हमारी ये स्पेशल योग्यता है कि उसको सब चीज आती है, कुछ भी करवा लो, है ना। वो किचन में वो कुक भाग गया तो एक दिन खाना भी बना दे। वो कुक से निपट लेगा, ठेकेदार से निपट लेगा, बिजली वाले से निपट लेगा, सरकारी लोग आएंगे उनसे निपट लेगा, कंस्ट्रक्शन भी करा लेगा। तो उसको बहुत सारा ऐसा आइडिया है, तो ये चल सका। ये जंगल में बैठ के चलना आसान नहीं था, और ऊपर से इतनी मेहनत, स्किल भी हो, मेहनत भी हो, है ना, वो साहस भी हो। तो अल्टीमेटली ये सब कुछ होना एक आदमी की अपनी उस मामले में जो उसका अधिकार आता है, अधिकार तो हम पाना चाहते हैं, वो अधिकार के लिए हमारी जरूरत है ना। मैंने भी खेत चलाया, लेकिन मेरा जब मैं चलाता था वो उस पर निर्भर था, क्योंकि मैं तो बीच बीच में जाता हूँ, तो मेरे को उसका जी हजूरी करके रहना पड़ता। तो वो मेरे को चलाता था, मैं इसको नहीं चलाता था। अभी बेटा चलाता है, वो फुल टाइम है, कहता काम करना कर लेने तो मैं दूसरा ले आऊंगा, उसको पता है दूसरा ले आता है। तो ये जो सारे समीकरण है, अभी की दुनिया के सारे समीकरण है, तो मेरे को लगता है कि हम जिस काम को करते हैं उसमें से हर काम मुझको आता है, तो फिर मेरा कॉन्फिडेंस अलग तरह का है और मेरी क्वालिटी अलग तरह की। तो यदि हमारा वो वाला माइंडसेट काम नहीं करता है कि रातों रात कुछ मल्टीप्लाई करना है, काम करते करते काम ग्रो कर जाता है, वो अलग दुनिया है। मेरी दृष्टि काम और काम की क्वालिटी पे है कि मेरी दृष्टि पैसे पे है, ये दो अलग अलग तरह के माइंडसेट। हाँ जी बोलिए कमल मंडल जी, कुछ शेष बताओ तो बताइए। मतलब मन में कोई संकोच ना रहे, ताकि अपन आराम से चल पाए। हाँ, टीचर की नौकरी तो मैंने कहा ठीक नहीं है, आपको तृप्ति होना चाहिए बस। नौकरी तो आप ही कर रहे हो, तो आपको तृप्ति हो तो किसको दिक्कत है? आपकी तृप्ति कैसे होगी ये सोचना आपका काम है। नहीं, अब जो भी करोगे आपकी तृप्ति हो जाए तो हमको क्या दिक्कत है। हाँ जी, स्कूल चलाना जैसे परार्थ के सेंस में तो ठीक है ना। हाँ हाँ, आज की देखो मैं कह रहा हूँ
ठीक है बोल के आपके चेहरे पे एक्सप्रेशन ऐसे हैं ठीक तो नहीं है, पर आप कह दो। ठीक तो नहीं चल रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली यदि स्कूल के पीछे फोकस ये है कि इतना इन्वेस्टमेंट और इतना रिटर्न और इतना टर्नओवर, तो हम स्कूल तो नहीं चला रहे हैं, फिर तो स्कूल नहीं चला रहे, फिर तो बिजनेस ही है। और लगभग अधिकांश अभी मामला ऐसे ही चलता है, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज चलें, तमाम चीज़ें ऐसी चलती हैं। तो यदि सही अर्थों में हमको लगता है कि ठीक है, बच्चा 6 घंटे के लिए हमारे पास आता है, 6 घंटे में उसको क्या दे दें कि हमको भी तृप्ति आ जाए, उसको भी तृप्ति आ जाए। चाहे फिर हम सैलरी लेंगे ही, बच्चों टीचर्स को सैलरी देंगे ही, बच्चों से फीस लेंगे ही, तो हम बच्चों से पैसा लेके और उनके लिए सुविधा, उनके रहने खाने उठने बैठने की सुविधा और एक बढ़िया टीचर। तो नॉर्मली ये होता है कि लोग बिल्डिंग पे जोरदार इन्वेस्टमेंट करते हैं, टीचर पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। नॉर्मली ये होता है, टीचर को सैलरी नहीं देना है और बिल्डिंग जोरदार बनानी है, क्योंकि सामने वाला तो आगे बिल्डिंग देखता है, टीचर तो वो देखेगा नहीं। तो यदि सही मायने में टीचर पे इन्वेस्ट करें तो हमको एक क्वालिटी का टीचर उस सेंस में, जिस सेंस में आज हम मानते हैं, तो हम एक अच्छी क्वालिटी भी डिलीवर करेंगे, तो उसमें हमको भी संतोष रहेगा। ऐसे टीचर के साथ मिलके अच्छा, जब हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनको, जैसे हमने कई जगह में काम करके ये भी पाया कि सामने वाले को लगता है यार तुम शिविर में बातें तो बड़ी बड़ी करते हो और मैनेजमेंट तुम्हारा सैलरी देता नहीं है। तो हमारी कोई बात हमने देखा कि हमको तो लोग अप्रिशिएट करते हैं, कंटेंट को अप्रिशिएट करते हैं, पर जब उनका मैनेजमेंट काम नहीं कर रहा है तो वहां चलता कुछ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली तो सिस्टम तो आप चला रहे हो ना, वो तो हम नहीं चला रहे। यदि सिस्टम में भौतिक चीजों में न्याय डिलीवर नहीं हो रहा है, दिल्ली में काम होने का बड़ा कारण एक ये था कि जो स्कूल की बिल्डिंग से लेके, टीचर की सुविधा से लेके, उसका डेली का टीएडीए से लेके, सैलरी तो ठीक ही होती है, उसमें भी जो डेली वो कॉन्ट्रैक्ट वालों की सैलरी, पहले कितना होता था कॉन्ट्रैक्ट वालों का, गेस्ट टीचर्स का 12,000, 1250 पहले होता था। अब पहले कितना होता था? हाँ, पहले कितना होता था? 700। लगभग चीजें डबल की गई। पर डे पर हेड वाला भी 50 था जब हमने काम, 50 रुपीज में कौन सा खाना आ जाएगा आज की डेट में शहर में रह के, तो उसको 200 किया गया। तो तमाम, तो टीचर को ये भरोसा आ गया कि नहीं हमारे बारे में सोचा जा रहा है। तो टीचर को पहले भौतिक रूप में ये भरोसा आ जाए कि हमारे बारे में सोचा जा रहा है, तो वो सोचना शुरू करता है। यदि उसको लगता है कि मेरे ये मैकेनिज्म मेरे शोषण का इंस्ट्रूमेंट है, तो बड़ी बड़ी बातें फिर असर करती नहीं। बस उतना ही काम अभी होना है। तो अभी आज की डेट में स्कूल चलाना शायद सबसे शानदार काम है, इस सेंस में कि समाज से जुड़ने का इसके अलावा कोई मैकेनिज्म आपके पास नहीं है। स्कूल आज की डेट में समाज से जुड़ने का एक केंद्र है, जहां पूरा समाज आपके साथ में जुड़ा हुआ है और जहां रोज 6 घंटे के लिए बच्चा आपके पास बैठा है। यदि वहां हमने टीचर का विश्वास पा लिया तो वहां से उड़ान भरी जा सकती है। और बस उसका एक ही तरीका है कि एक सामान्य अपेक्षा जो शहर में होती है, वो कोई एक व्यक्ति के साथ तो है नहीं, एक स्कूल के साथ तो है नहीं। सामान्य जो शहर में अपेक्षा है कि कितनी सैलरीज होती हैं, इस लेवल के आदमी की कितनी सैलरी होती है, कम से कम उतनी सैलरी उसको मिलती रहे, और कुछ प्लस जो भी और कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सैलरी पार्ट पे यदि उसको लगता है कि मेरे साथ मैंने ठीक चल रहा है, और उसको ये भी समझ में आ जाए कि बाहर है तो इतना ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, तो फिर कुछ हम बहुत बेहतर उड़ान भर सकते हैं। क्योंकि ये वाला पार्ट दबा रहता है तो आदमी हिलता डुलता नहीं है। जर्नलिज्म वही है व्यवस्था के अर्थ में। जर्नलिज्म का देखो, जर्नलिज्म में भी एक श्रमजीवी पत्रकार बोल के शब्द चलता था, पहले चलता था, अब तो नहीं चल रहा है। श्रमजीवी पत्रकार का मतलब है कि हम जर्नलिज्म का पैसा नहीं लेंगे, क्योंकि जिसको पैसा उससे लेना है तो फिर वो न्याय नहीं कर पाएगा। वही काम डॉक्टर के साथ है। यदि डॉक्टर कभी ये काम ना करेगा कि सारे लोग स्वस्थ रहें, तो यदि उसका माइंडसेट हेल्दी होगा, फिर उसको इस बात का डर नहीं होगा, फिर उसको लगेगा कि हाँ ठीक है, हो ही जाएगा। तो सारा खेल माइंडसेट का है। फिर चाहे वो पत्रकार भी होगा, यदि उसको पता है कि शरीर की आवश्यकताएं निश्चित हैं, तो उसको पता है इतना तो मेरा हो ही जाएगा, फिर चिंता करने की बात नहीं है। यदि आवश्यकताएं अनलिमिटेड है, फिर हर व्यक्ति कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार ही रहता है। सारा खेल इस बात का है कि आवश्यकताओं पे मेरा अधिकार कितना आया है। पड़ोसी को देख के, दूसरे को देख के, मेरा खुद का, पड़ोसी की गाड़ी को देख के, उसके मकान को देख के, किसी के कपड़ों को देख के, किसी के गहनों को देख के, किसी के लाइफस्टाइल को देख के मेरे अंदर हिलन डुलन होता है कि नहीं होता है। ये हिलन डुलन होना कोई बुराई नहीं है, ये मात्र इस बात की पहचान है कि अपने में लक्ष्य पहचाना हुआ नहीं। यदि लक्ष्य की पहचान है तो ये हिलन डुलन नहीं होगा।
भाई आप कुछ महंगा लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो, उसके लिए आप चुका रहे हो, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो, आपकी चॉइस है वो, है ना। मेरी जिंदगी की चॉइस मेरी है, आपकी चॉइस आपकी है। इसमें कोई द्वेष भी नहीं है, कोई घृणा भी नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन भी नहीं है, कोई जज करने की जरूरत भी नहीं है। आपकी मनस्थिति से आप अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो, मैं मेरा मेंटेन करूंगा। मेरे को मेरी ऊर्जा कहाँ लगानी है मेरे को पता है। तो मेरी जिंदगी की सारी ऊर्जा मैं भौतिक वस्तुओं के लिए लगा दूंगा और मेरे पास मेरे लिए टाइम नहीं बचेगा, तो ये तो ठीक नहीं है। अपन वो चर्चा करते हैं कि जिंदगी किराए पे रह जाए और मकान अपना हो जाए, मकान किराए पे रह जाए और जिंदगी अपनी हो जाए, दोनों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? ठीक तो यही है कि मकान भी अपना हो जाए और जिंदगी भी अपनी हो जाए। दोनों हो सकता है, इतना मुश्किल काम नहीं। हाँ, वो आज ही हो जाए ये मुश्किल है। ठीक है, बढ़िया कमाएंगे और धीरे धीरे कल मकान भी अपना हो। जब पर्पस नहीं है तो फिर बहुत सारी चीजें अटक जा रही। सारा खेल केवल इस बात का है कि मानव लक्ष्य पहचान में आया है कि नहीं पहचान। समाधान से सुखी होता हूं और समाधान पूर्वक मेरा परिवार भी सुखी होता है, ये अटक गया तो फिर गाड़ी, फिर यात्रा अलग तरह की होगी, और नहीं तो फिर कहीं भी मिक्स होती रहती। तो अब सारी चीजों को हम देख सकते हैं, चाहे जर्नलिज्म है चाहे कुछ भी। फिर जैसे जैसे मान लो, बहुत क्लियर एग्जांपल देता हूँ, हमारे बीच में अपने अभी जो शिविर ले रहे, अरे सुरेश पटेल जी, सुरेश पटेल जी बेसिकली ट्रेनर है, कॉर्पोरेट ट्रेनर। और कॉर्पोरेट ट्रेनर का मतलब है तो उनको तो कमाई बोल के ही चल रहा है। तो कोई पॉइंट पे आके धीरे धीरे समझते क्रम में उन्होंने तय किया कि मैं जीवन विद्या के वर्कशॉप उपकार विधि से करूंगा और मेरा कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के काम में मैं कुछ चार्ज कर लूंगा। धीरे धीरे इस जगह में आ गए, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का काम अभी लगभग भैया लोग के साथ में आ गए। अब कोई लेन देन भी नहीं है, जो आवश्यकता है वो हो जाएगा, बात खत्म हो गई। तो आदमी में वो ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे आ ही जाता है। जो उनका तमाम कल तक अपनी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की तमाम जो कुछ भी डाटा और जो कुछ भी सारा कुछ था, अब जहां जहां उनको लगता है किसी और के लिए उपयोगी है, कर दिया। तो एक बार ये तय हो जाए कि मेरी आवश्यकता कितनी है, और जो पर्पस अपने को सुख देने लगता है, पर्पस में अपनी ग्राउंडिंग होने लगती है, तो फिर हम क्लियरली तय धीरे धीरे उस जगह में आ जाते हैं जहां हम अपने आप को सेट कर लेते हैं। क्या नहीं, सारी जगह सबके लिए जगह है। नहीं, जैसे कोई सिंगर है भाई, अभी यही सब की है कि सिंगर, जैसे दिल्ली में ना वो एनएसडी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, तो वहां आप जाओगे तो जैसे वो चावड़ी में मजदूर बैठे होते हैं, ऐसी चावड़ी में सारे तरह के कलाकार बैठे होते हैं और लोग उनको हायर करके ले जाते हैं। तो मेरे समझना ये होगा कि ये संगीत मेरे सुखी होने का और परस्परता में सुखी होने का साधन है, या ये मेरे लिए व्यवसाय है। ये अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जो चीजें श्रम हरणार्थ वाली थी, मनोरंजन बेसिकली श्रम हरणार्थ है, उससे उभय तृप्ति में लेन देन हो जाए वो अलग है। उसको मैं अपने केवल उसका आधार बनाऊं, ये मुश्किल में आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो भी कलाएं हैं, अब ये रातों रात कुछ लोग हिट हो गए, अब बाकी लोग को लगता है कि हमको भी इतना पैसा मिल जाएगा, ऐसा सबको नहीं मिलेगा। तो वो ट्रेंड गलत है। तो क्योंकि जिंदगी समझ में नहीं आई है, तो जिंदगी समझ में आएगी तो सबसे बड़ा काम ये हो रहा है कि आवश्यकताओं का निर्धारण हो रहा है। आवश्यकताओं का निर्धारण हुए बिना अपन कोई भी जगह में गति नहीं पा रहे। फिर हो सकता है यदि आवश्यकताओं का निर्धारण हो गया और मैं बहुत अच्छा कोई म्यूजिक, कोई संगीत कुछ करता हूं, उतना तो मित्रों की परस्परता में उपलब्ध हो ही जाएगा, लेकिन आपको तो मोटा पैसा चाहिए, वो तो नहीं मिलेगा। तो अभी कोई भी कॉलेज में कितने लोगों को बहुत मोटा पैकेज मिल रहा है, बाकी लोगों को सामान्य ही होता है, लेकिन अखबार में तो उनका बड़ा वाला छप जाता है, बाकी लोग उस लालच में बेचारे करते रहते हैं। तो ये जो एडवर्टीजमेंट है, ये जो मार्केट है, अभी कंपनियां बुलाई जाती हैं पैसा देके, और 6 महीने के लिए वो लोगों को एंगेज करते हैं, 6 महीने बाद निकाल देते हैं। तो प्लेसमेंट तो उसने दिखा दिया, सैलरी मिलती है 30,000 रुपया। यदि अब मेरे कॉलेज के 50 लोगों को उठा के, 100 लोगों को उठा के 30,000 रुपये महीने की सैलरी दी गई, 40,000 रुपये महीने की सैलरी दी गई, उसमें से आधा कंपनी बियर कर ले, आधा कॉलेज बियर कर ले। फीस देता है एक बच्चा साल का, वो 4 साल का 18 लाख 20 लाख,
और यदि फुल दिखा रहा है, क्या प्लेसमेंट फुल दिखा रहा है, तो उसके तो 20 लाख के कितने सारे उसको मिल गए, और 6 महीने बाद वो रवाना कर देता। और 6 में, और जब 100 में से 50 तो अच्छे होते ही हैं, 50 को रवाना कर दिया, तो कॉलेज ने अपना दिखा दिया फुल प्लेसमेंट, उसको बढ़िया एडमिशन मिल रहे हैं। आधों को निकाल के बाहर किया 6 महीने बाद। और कॉलेज में जैसे तमाम आईटी वाले बच्चे पढ़ाते हैं कि कॉलेज में जैसी पढ़ाई होती है उससे कोई काम नहीं चलता है, हम बाहर ही कोचिंग कर करके अपनी एजुकेशन पूरी करते। तो एक तरफ वो बाहर दूसरी एजुकेशन पूरी कर रहा होता है, स्कूल का भी हाल यही है। तो फाइनली कोचिंग सेंटर ही एजुकेशन चला रहे हैं। स्कूल वाले और कॉलेज वाले केवल सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सर्टिफिकेट देने का पैसा ले रहे हैं। फिर यहां पहुंच जाते, कुछ अच्छे कॉलेज को छोड़ दो, इनकी पढ़ाई ठीक रहती होगी। तो ये सारी क्या चीजें हैं? क्यों खुल गए इतने कॉलेज? क्यों एआईसीटी ने इतने कॉलेज खोल दिए? एआईसीटी चेयरमैन से लेके और एआईसीटी के तमाम बड़े लोग और 200 लोगों के सामने मैं एआईसीटी की बिल्डिंग में उनको ये कह के आया कि ये क्वालिटी का तब कहाँ पता था, जब पैसे ले लेके एडमिशन इतने सारे कॉलेज खोले थे, क्वालिटी पे चर्चा हो रही थी। भाई पैसे ले लेके इतने कॉलेज बांट दिए, तब क्वालिटी का कहाँ पता था? हलवाई इंजीनियरिंग कॉलेज खोल के बैठ गया। ये रायपुर, दिल्ली से लेके हापुड़ तक ये तमाम फैक्ट्रियां होती थी, हम बचपन से इस रोड पे जा रहे हैं, सारे तो इंजीनियरिंग मेडिकल कॉलेज हो गई है। सारी फैक्ट्रियां थी ये, अभी अभी फैक्ट्री है। तो सारा प्रॉब्लम किस बात का है? तो प्रॉब्लम ना डॉक्टर का है, ना टीचर का है, ना आईएएस का है, ना माँ बाप का है, ना भाजपा का है, ना कांग्रेस का है, ना किसी और का है। प्रॉब्लम ना किसी धर्म का है, ना जाति का है, ना देश का है। प्रॉब्लम है तो केवल और केवल मानसिकता का है, मानसिकता का है, मानसिकता का। मानसिकता ठीक होती जाएगी तो आज और अभी अपनी परिस्थितियों में, अपने परिवारों में हमारे लिए कोई रास्ता निकल आए। तो क्या सार निकला? क्या सार निकला? क्या सार निकला? अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन और अध्ययन। अभी जहां से पैसा आता है आने दो और दबा के अध्ययन किया जाए। और अध्ययन कोई 20 साल का काम नहीं है। 1 से 2 साल लगा के हम एक क्लियर मानसिकता के साथ में आ जाएंगे कि अब जिंदगी में क्या करना चाहिए। जो ठीक लगे वो करो, किसी का उपदेश नहीं है कि आपको ये करना है, ये नहीं करना। बढ़िया, नमस्कार।